लेफ़्ट को ख़त्म करना है। यहाँ पे एक अजीब व गरीब सा एक रिवर्सल हुआ है कि इनकलाब आता है, उसके बाद रद्द इनकलाब आता है। पाकिस्तान में इनकलाब तो नहीं आया, लेकिन रद्द इनकलाब पहले आ गया। दूसरी तरफ जो मुल्ला हैं उनके नाम पे आप रियासत चलाते रहो, वो आपके अपने फ़ौजियों के सर काट के उनके साथ फुटबॉल खेलें, फिर भी आप उनको कहो कि हमारे अपने हैं। पीटीआई दौर में चाहे बलोच हों, चाहे पीटीएम हो, चाहे हमारी तुलबा तहरीक हो, जो स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च, सब के ऊपर गद्दारी के मुकदमे किए गए। तो ये तो फलाही रियासत है अमीरों की, ये दिस इज़ सोशलिज्म बट फॉर द रिच। हमारा कोई नज़रिया कोई उससे हटा तो है नहीं कि हमने कोई लोगों को कांट पढ़ाना है और हमारा वजूद क्यों है और वजूदियत के मसाइल क्या हैं, और ये चीज़ें तो हम नहीं कर सकते ना इलाकों में। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। ये सवाल सिर्फ लेफ़्ट वालों से पूछा जाता है, ये मौलवियों से नहीं पूछा जाता आप 70-72 फ़िक़ों में क्यों बटे हुए हैं। ये बूर्जुआ पार्टियों से नहीं पूछा जाता। अब गरीब का बच्चा मज़ीद कुर्बानी नहीं देगा, अब जर्नैलों के बच्चे कुर्बानी दें, अब ब्यूरोक्रेट के बच्चे कुर्बानी दें, सियासतदानों के बच्चे कुर्बानी दें, जागीरदारों के बच्चे कुर्बानी दें, सरमायादारों के बच्चे कुर्बानी दें। इस अशराफिया से ज़्यादा अलहदगी पसंद कोई हो सकता है? ये अपने लिए हाउसिंग सोसाइटियाँ अलहदा बनाते हैं, ये स्कूल अलहदा बनाते हैं, ये हस्पताल अलहदा बनाते हैं, इनका कल्चर अलहदा है, इनकी ज़ुबान अलहदा है, इनका उठना बैठना अलहदा है। ये तो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान में नहीं रहते। पाकिस्तान को खुशहाल करने का मतलब भी यहाँ के मेहनत कशों को खुशहाल करना है। अगर वो नहीं खुशहाल होते तो फिर ऐसी किसी भी खुशहाली को, तरक्की को हमें रद्द कर देना चाहिए। तो ये इल्ज़ाम है कि ह्यूमन राइट्स वाला जहाँ जहाँ जमहूरियत के ज़रिए आई है लेफ़्ट पावर में, वहाँ पे CIA ने उनको ओवरथ्रो करने की कोशिश की। चिले में किया 73 में, ह्यूगो चावेज़ के साथ किया 2002 में, उसके बाद फिर से कोशिश की 2012 में। अब तो सब कह रहे हैं कि शेख मुजीब की बात भी सुननी चाहिए। शेख मुजीब को भी वापस हमें उसकी बात सुननी चाहिए कि क्या हुआ था, क्यों मुल्क टूटा था, आपने ज़्यादतियाँ की थी इसलिए टूटा था। तो हम यही बात करते थे कि ज़्यादतियाँ करोगे तो लोग क्यों रहेंगे, कैसे लोग पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे जब आप उनके घरों में लाशें भेजें। क्योंकि ज़मीन अल्लाह ताला की है और ये झूठ बोलते हैं कि इनके आबाओ अजदाद की है, वो गोरों ने दी थी। ये मुसलसल जो हमें चूरन बेचते रहे हैं, कभी कौमी सलामती का, कभी हुब्बुल वतनी का, कभी इस्लाम का, इस सब के पीछे DHA था, इस सब के पीछे बहरिया टाउन था, इस सब के पीछे इनकी फ़ौजी फर्टिलाइज़र था, इस सब के पीछे आपका फ़ौजी कॉर्नफ्लेक्स थे। ये सब इस सब के चक्कर में इन्होंने ये हमें गोली दी थी। सर रिसेंटली मुज़म्मिल शाह हैं, वो एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा हुआ था कि जो प्रोग्रेसिव्स हैं, लेफ़्ट के लोग हैं, वो तो मुल्ला से बहुत पीछे हैं, लाइट एयर्स पीछे हैं। कि उन्होंने जिस तरह से मुल्लाज़ ने और राइट विंग वालों ने जिस तरह से सोशल मीडिया का यूज़ किया और उन्होंने जिस तरह से आम बंदे की बात की, जो बात आम बंदे को समझ आती थी उन्होंने उस तरह से किया। लेकिन जो प्रोग्रेसिव्स लेफ़्ट विंग के हैं वो तो अभी भी स्टडी सर्कल्स अरेंज करते हैं और ऐसी बात करते हैं जो आम कॉमन लोगों की ज़ुबान नहीं है। तो इसमें मतलब आप क्या, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक डिस्क्रिप्टिव सी बात है कि ये सूरत हाल थोड़ी बहुत, मतलब आधा सच इसमें मैं कहूँगा है, लेकिन उसकी भी वजूहात हैं। अब आप एक रियासत जो पाकिस्तान बनी 47 में, उसके बाद जिस तरह का एक क्लैम्प डाउन हुआ प्रोग्रेसिव्स पे, आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम लीडरान को गिरफ़्तार कर लिया गया है काबुल में। 54 में पार्टी पे पाबंदी लगा दी गई। जो स्टूडेंट तंजीमें थीं, DSF या ट्रेड यूनियन थी, उस सब पे पाबंदियां लगा दी गई। अब ये पाबंदी सिर्फ नहीं लगाई गई, लोगों को पकड़ा गया, उठाया गया, टॉर्चर किया गया। हमारे जो एक बहुत बड़े लीडर थे हसन नासिर, उनको 59 में टॉर्चर किया गया, गायब किया गया और फिर वो शहीद हुए। वो पहले मिसिंग पर्सन है पाकिस्तान की तारीख़ में। और ये मामला थ्रू आउट रहा है 60s, 70s, 80s में जो पूरा आपने जहाद किया वो कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ था, लेफ़्ट के ख़िलाफ़ था। आपने प्रोपेगेंडा वही किया। जो सीटो सेंटो में आप चले गए 50s में, वो भी आप गए कोल्ड वॉर के अंदर, आपने कहा कि आप अमेरिका के लिए किराए की रियासत बनोगे। यानी जो पूरी एक सोच थी रियासत की, जो उसका एक पूरी डायरेक्शन थी, वो यही थी कि हमने किसी तरह प्रोग्रेसिव लोगों को, लेफ़्ट को ख़त्म करना है। यहाँ पे एक अजीब व गरीब सा एक रिवर्सल हुआ है कि इनकलाब आता है, उसके बाद रद्द इनकलाब आता है। पाकिस्तान में इनकलाब तो नहीं आया, लेकिन रद्द इनकलाब पहले आ गया। यानी इनकलाब के ख़िलाफ़ एक पूरी आपकी रियासती मशीनरी जो है वो इस तरह से काम कर रही थी जैसे कोई लाखों करोड़ों की पार्टियाँ बन चुकी हैं।
अच्छा, हमारे जो साथी थे, हमारे बुज़ुर्ग 50-60, हम तो पढ़ते ही हैं उनके बारे में, बहुत सारों से मुलाकातें भी हुई हैं इस अरसे में। तो वो इतने ईमानदार थे, उन्होंने काम छोड़ा नहीं, वो सारे अंडरग्राउंड चले गए। अंडरग्राउंड का मतलब ये होता है कि उन्होंने अपनी शनाख्त छुपा ली। वो छुप छुप के मिलते थे, छुप छुप के लोग को तलकीन करते थे कि आप मजदूर तहरीक के साथ जुड़ें, आप स्टूडेंट तहरीक के साथ जुड़ें, आप किसान तहरीक के साथ जुड़ें। उन्होंने स्टडी सर्कल का एक बाकायदा सिलसिला शुरू किया और उसमें ये नज़रियाती ट्रेनिंग होती थी, क्योंकि पूरी रियासत जो थी वो प्रोपेगेंडा कर रही थी कि ये कोई दहरिए हैं, मुल्क दुश्मन हैं, गद्दार हैं। उसके ख़िलाफ़ स्टडी सर्कल की जो अहमियत है वो मज़ीद बढ़ गई। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर लोगों ने अंडरग्राउंड काम किया, स्टडी सर्कल्स में काम किया। एक रियासत एक पार्टी को, एक तहरीक को इस तरह से मफलूज कर दे, इस तरह से उनके ऊपर खौफ तारी कर दे कि कोई उनके अपने घर वाले उनसे एसोसिएट ना कर सकें, क्योंकि उन्हें हो कि यार ये तो इसमें तो बहुत ख़तरा है हमारे लिए। दूसरी तरफ जो मुल्ला हैं, उनके नाम पे आप रियासत चलाते रहो, आप उन्हें अमेरिका से भी फ़ंड लेके दो, आप उन्हें सऊदी अरब से भी फ़ंड लेके दो, आप उन्हें यूएई से भी फ़ंड लेके दो, आप उन्हें अपने भी फ़ंड दो। वो आपके अपने फ़ौजियों के सर काट के उनके साथ फ़ुटबॉल खेलें, फिर भी आप उनको कहो कि हमारे अपने हैं। वो आके फैज़ाबाद बंद कर दें कई कई दिन, वो लड़ाई झगड़ा करें, पुलिस वालों को मार दें, उसके बाद आप उन्हें इनाम के तौर पे हज़ार रुपए देकर घर भेजो को ये हमारे अपने हैं। इसी तरह आपके जो सारे सियासी लीडरान हैं मजहबी, उनको आप हुकूमतों में बिठाओ। कभी उन्हें आप डीजल पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री दो, कभी आप उन्हें कश्मीर की मिनिस्ट्री दो, कभी आप उन्हें स्पीकर असेंबली बनाओ, कभी आप उनकी पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में हुकूमतें बनवा दो। अच्छा, इस सब के बाद आप ये कहो कि यार देखें लेफ़्ट वाले जो हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं और मौलवी बहुत आगे निकल गए हैं, तो ये तो कोई बात नहीं ना। आपने जकड़ा हुआ है एक साइड को, मफलूज किया हुआ है, आप उनको वो नाम नहीं ले सकते अपनी तहरीक का, वो सामने आके बात नहीं कर सकते, उनके लोग गायब हो रहे हैं। अभी भी पिछले अरसे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान बाबर जान को गिलगित बल्तिस्तान में गिरफ़्तार किया गया, उन पे दहशतगर्दी का मुकदमा करके उनके ऊपर उन्हें उम्र कैद सज़ा दी गई। इसी तरह नून लीग के दौर में फैसलाबाद में लेबर कौमी मूवमेंट के जो दोस्त थे उनको पकड़ा गया। ये बहुत बड़ी एक टेक्सटाइल वर्करों की मूवमेंट है और उनको भी दहशतगर्दी के उन पर पर्चे किए गए और उनको उम्र कैद सज़ाएँ सुनाई गई। पीटीआई दौर में चाहे बलोच हों, चाहे पीटीएम हो, चाहे हमारी तुलबा तहरीक हो, जो स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च, सब के ऊपर गद्दारी के मुकदमे किए गए। गायब, ये जिधर आप घर पे बैठे हैं, इधर से मुझे रात को उठा के सुबह 4 बजे उठा के एजेंसी वाले ले गए थे खान साहब के दौर में। तो ऐसी सूरत हाल आप हमारे इर्द गिर्द बना दो और उसके बाद ये वाला सवाल हो कि जी उतने मकबूल क्यों नहीं हैं जितने XYZ कोई मौलवी हैं, तो मेरे ख्याल वो ज़्यादती होगी। ये लेवल प्लेइंग फील्ड कभी भी नहीं थी। असल बात तो ये है कि इस किस्म के प्रोपेगेंडा, इस किस्म के रद्द इनकलाबी सोच और इस किस्म के तशद्दुद के बावजूद ये हमें फ़ख्र करना चाहिए कि आज भी ट्रेड यूनियन के लोग यहाँ मौजूद हैं, आज भी स्टूडेंट राइट्स की बात करने वाले मौजूद हैं और आज भी लेफ़्ट के लोग, सोशलिस्ट लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मुतबादल आना चाहिए। तो हैरत की बात यह है कि मौजूद कैसे हैं, हैरत की बात ये नहीं है कि थोड़े क्यों हैं, कि बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, लेकिन फिर भी वो एफर्ट्स कर रहे हैं दोबारा से। सर, अभी आप जो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, तो कैसी जा रही है वैसे इलेक्शन कैंपेन? अच्छी जा रही है। हमें तो देखें, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब वक्त आ गया कि प्रोग्रेसिव्स खुल के बात करें, अवाम में जाएं। लोग मायूस हैं, लोग तंग हैं। अभी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के अंदर भी लोगों को, ज़ाहिर है एक कुछ जगहों पे लोग किसी पार्टी के साथ हैं, कोई किसी और पार्टी के साथ, लेकिन जो बुनियादी हमारा मसाइल हैं, स्ट्रक्चर के जो मसाइल हैं, जिसके अंदर आप देखें कि यहाँ पे जो आपकी एक एलीट कंसेंसस हैं, ये UNDP की रिपोर्ट में अक्सर इसके बारे में बात करता रहता हूँ कि हमें सालाना जो मरात मिल रही हैं अशराफिया को, वो 17.4 अरब डॉलर है सालाना। तो ये तो फलाई रियासत है अमीरों की, ये दिस इज सोशलिज्म बट फॉर द रिच। तो ये तो कब से चल रहा है। एक बंदा एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी आता है, उसका क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि लैंड माफिया होना चाहिए, बड़ा जागीरदार होना चाहिए, कोई बड़ा सरमायादार होना चाहिए। एक सिस्टम ऐसा चला हुआ है जो कि पैसे वालों के लिए है।
ऐसे में जब हम जो बात कर रहे हैं इलाके में जाके, वो मजदूर तहरीक की बात कर रहे हैं, वो मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं। मेरा अपना ताल्लुक ट्रेड यूनियन से है वहाँ इलाके के अंदर। अब ये इलाका जो था जहाँ से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये मजदूर तहरीक का गढ़ था। ये कोट लखपत का इलाका है, कैंची से लेके चुंगी अमर सद्दू ये हल्का बनता है। और कोट लखपत की तहरीक जो मजदूर तहरीक है वो 60s के अंदर जो बहुत बड़ी तहरीक पूरी दुनिया में 60s में लेबर मूवमेंट, स्टूडेंट मूवमेंट चली थी। पेरिस की लोग बात करते हैं, मैक्सिको में हुआ था और जगहों पे। उसी दौरान पाकिस्तान के अंदर कई शहरों में हुआ। उसका जो एक गढ़ था वो कोट लखपत था, जो मेन पंजाब के अंदर गढ़ था 60s में 68 में। और उसमें स्टूडेंट्स और जो वर्कर थे उनका आपस में इत्तेहाद हुआ था और अयूब खान की आमरीत को उखाड़ के बाहर फेंका था। वो जिसके पीछे अमेरिका भी था, जिसके पीछे लोग कहते थे बड़े बड़े सरमायादार हैं, बैंकर्स हैं, जागीरदार हैं, उखाड़ के फेंक दिया था मजदूर के बच्चों ने। और उनकी डिमांड ये थी रोटी कपड़ा मकान। उनकी डिमांड ये थी कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। और उनकी डिमांड ये थी कि जो जिन फैक्ट्रियों में इंसाफ नहीं मिल रहा वर्करों को, उनको छीन लिया जाए। ये इसी तहरीक में थे अब्दुल रहमान, एक नौजवान लीडर, मजदूर का बेटा, पैकेजेस में वो काम करता था। और 68 में वो सामने आया मजदूर तहरीक में। और 72-73 तक ये हाल हो गया कि उसके कहे बगैर SHO भी कुछ नहीं करता था। किसी की जुर्रत नहीं होती थी किसी मजदूर के साथ ज़्यादती कर सके। किसी की जुर्रत नहीं होती थी कोई फैक्ट्री वाला जो है वो तनख्वाह ना दे, वो लोगों को लेबर कवानीन पे अमल दरामद ना करवाए, क्योंकि उन्हें पता होता था पीछे अब्दुल रहमान है, उसके साथी बैठे हैं, उसकी एक कॉल पे पूरा इलाका आ जाएगा। तो उसको 74 में फिर शहीद कर दिया। और वहाँ से हमारा डाउनफॉल शुरू होता है मजदूर तहरीक का। फिर उसके बाद जनरल ज़िया आ जाते हैं। तो वो पूरी मेमोरी जो है इस इलाके में, उनकी कोशिश थी कि उसको हटा दिया, ख़त्म कर दिया जाए, जो मजदूर तहरीक की थी, जो प्रोग्रेसिव सोच की थी। तो हम अब जब गए हैं तो हमें बड़ा मज़ा आ रहा है एक लिहाज से कि हमें पुराने लोग मिल रहे हैं जो अब्दुल रहमान शहीद को जानते हैं, जो सारी तहरीक को जानते हैं। तो सारा नॉस्टैल्जिक के साथ वो है यार, वो इतना खुश होते हैं। एक बाबा जी आ गए हमारे पास, वो कहते हैं कि मैं सिर्फ ये लाल झंडा देख के आया हूँ, ये तो हमारी जवानी में होता था इधर से। तो 50 साल से कहते हैं यहाँ पे तो कोई इस तरह हुआ नहीं। 50 साल पहले कहता है मुझे याद है झंडा होता था और हम बड़े फ़ख्र से कहते थे कि हम सुर्खे हैं, हम ट्रेड यूनियन के साथी हैं, हम अब्दुल रहमान के साथी हैं। और फिर तितर बितर हो गया सारा मामला। तो इलाके में इंटरेस्टिंग यही बात है कि बहुत ज़्यादा रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि हालात ख़राब है। हम फैक्ट्री वर्करों के साथ काम कर रहे हैं, हम पानी के इशू पे काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने DC के दफ्तर के सामने धरना भी दिया लाहौर में, काफ़ी लंबा चौड़ा। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता जुड़ रहे हैं और हम यही बात बार बार कह रहे हैं कि ये कहते हैं जी नई पार्टी आ गई है। ये नई पार्टी कौन सी आ गई है? हम नई पार्टी नहीं हैं, हम अब्दुल रहमान की पार्टी हैं, हम अल्ताफ़ बलोच की पार्टी हैं, हम उन तमाम मजदूर लीडरों की पार्टी हैं जिन्होंने यहाँ पे एक ज़बरदस्त हकूक़ की जंग लड़ी। ये उनको ख़त्म करके ये नई पार्टियाँ आई हैं, नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी। ये नई पार्टी हैं, हम पुरानी पार्टी हैं, हम मजदूरों की पार्टी हैं। और मुझे तो खुशी हो रही है कि हम उस रवायत को फिर से ज़िंदा कर रहे हैं जो हमारे शहीदों की रवायत थी। तो सर अभी जो आपकी पार्टी है, जो पॉलिटिकल आप वर्किंग कर रहे हैं, तो उसकी फाइनेंसेस कहाँ से इकट्ठे कर रहे हैं? वो एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है किसी भी लेफ़्ट ग्रुप के लिए कि कहाँ से करना है। दोस्त हैं जो दे देते हैं फ़ंड। हमने अपील भी की थी कैंपेन के लिए, तो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर जो दोस्त बैठे हुए हैं, क्योंकि हम खुद में एक अरसा रहा हूँ बाहर, मेरी सारी एजुकेशन बाहर से है, तो वो वहाँ से भी दोस्त हैं, इधर से भी हैं। तो वो एक हम कर लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर है मुकाबला पैसों में तो हम कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते नून लीग का। उनके पास तो बहुत पैसा उनके पास। लेकिन हमने अपनी इंटरनल यही बात की है कि अगर हम मेहनत करें, लोग को मुनज़्ज़म करें, और हम अगर 10% भी पैसा इकट्ठा कर लें जितनी बड़ी पार्टियाँ करती, तो हम मुकाबला भी कर सकते हैं, हरा भी सकते हैं। क्योंकि दुनिया भर में अभी जो ब्राज़ील के इलेक्शन हुए हैं, जहाँ पे एक फैक्ट्री वर्कर प्रेसिडेंट बन गया, लूला डी सिल्वा, वो ट्रेड यूनियन से आया है और उसके पास उसने 15-20% जो है, जो उसका मुकाबले में बोल्सोनारो था, जिसके पीछे सारी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज थी, कॉरपोरेशंस थी, उसके मुकाबले में उसने 15-20% पैसा जमा किया था। लेकिन वो काफ़ी होता है ऐसे शख्स को हराने के लिए, क्योंकि अगर आप मुनज़्ज़म हो और आप अगर अक्सरियत की नुमाइंदगी कर रहे हो, तो फिर आप पैसे को अवामी ताकत के ज़रिए हरा सकते हो। लेकिन आपको पैसा चाहिए, आपको एक हद तक चाहिए कि कम अज़ कम
आपके बैनर लगे हों, पोस्टर लगे हों, आपके ऑफिसेस खुले हों, तो वो मिनिमल पैसा हमें चाहिए। लेकिन जो उनकी टेक्निक है कि 5 साल नज़र नहीं आना, 5 साल में लोग इतने गरीब हो जाएंगे कि 5 साल बाद आके आप उन्हें 5,000 रुपये दे के, 2,000 रुपये दे के, राशन दे के आप उनका वोट ख़रीद लोगे, वो ना हम कर सकते हैं, ना हम करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हम नज़रियाती पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसमें फ़र्क है। तो आप बात कर रहे हैं कि आइडियोलॉजी की, तो आम बंदा जिसके पास एक टाइम का खाना है, तो उसको कैसे एक आइडियोलॉजी एक आप बताई जाए। मैं एक आपकी वीडियो भी देख रहा था रिसेंट, आपने बात की कि लोगों को ये आइडियोलॉजी के बारे में हमने अपनी आगाह करना है कि हमारी ये आइडियोलॉजी है। तो वो एक बंदा जो वही बात है कि खाना जिसको नहीं मिल रहा, तो वो कैसे एक आपकी आइडियोलॉजी के पीछे आएगा। हमारी आइडियोलॉजी है ही ये कि खाने की लड़ाई लड़ें। मतलब हमारी आइडियोलॉजी को ये तो है नहीं कि हमने उनको कोई फ़लसफ़ी बनाना है या ख़ुद हम कोई फ़लसफ़ी बन रहे हैं इन इलाक़ों में जाके। इन इलाक़ों में मसाइल क्या हैं? मसला ये है कि पानी साफ़ नहीं है, जहर है, गटर से मिला हुआ पानी। ये लाहौर की बात कर रहा हूँ, आप साउथ पंजाब से हैं, आपको भी उधर भी इस तरह के मसाइल मौजूद है। यहाँ का पानी उससे भी ज़्यादा गंदा है, सिटीज़ में तो और ज़्यादा मसाइल, बहुत गंदा। अब वो पी रहे हैं, उन्हें ख़ुद पता है कि गटर वाला पानी है और स्लो पॉइजनिंग है, और रमज़ान में इसी में वो वज़ू भी कर रहे हैं, लेकिन बेबस हैं, ऑप्शंस नहीं है। अब ये आइडियोलॉजी हमारी है कि इस पे मुनज़्ज़म होकर निकलें, लड़ें। या वहाँ पे एक आंटी मिली हमें कैंपेन के दौरान, जो कहती है कि मेरा बंदा जो है बीमार है, उसको दिल का मसला है, उसको हेल्प करते हैं, बेटी की शादी करानी है, उस पर हेल्प करते हैं। बेटी का बाद में करते हैं, अभी अंकल को देख लेते हैं अगर उनका दिल का है और एमरजेंसी है। तो कहा नहीं बेटा, उन्हें भी मर जाना है, मैं भी मर जाना है, बेटी का कुछ कर दो। ठीक। अब गुर्बत का ये लेवल है कि लोग ये फ़ैसला करें कि अपने बंदे को बचाएं या बेटी की शादी करें। तो हम कहते हैं इसके ऊपर मुनज़्ज़म करें, क्योंकि एक छोटी सी अशराफिया जो सब खा गई है और उसका बोझ जो है वो अवाम पे डाल रही है महंगाई के ज़रिए। आप कर्ज़े लेके भाग गए हो, कर्ज़ा तो लगा नहीं गरीबों को, तो वो किधर जा रहा है? वो अब वापस से करने की बारी आती है तो आप महंगाई के ज़रिए कर रहे हो, टैक्स लगा के कर रहे हो। इसके ख़िलाफ़ निकलें। पेल फैक्ट्री ने, एक हेरा फैक्ट्री भी है उसी एरिया में, उन्होंने टिश्यू पेपर की तरह लोगों को निकाला है अभी इस्तेमाल करके अपनी फैक्ट्री से। 25-25 साल जो लोग काम कर रहे थे, उन्हें कोई लेबर बेनिफिट नहीं दिया, गैर कानूनी तौर पर निकाला। हम उन्हें मुनज़्ज़म कर रहे हैं कि यार ये लेबर कानून की खिलाफ वर्जी है, आपका हक बनता है, बोनसेस भी, ग्रेचुटी भी, जॉब सिक्योरिटी भी, ये तो कानून में लिखा है। तो जब आप इन लड़ाइयों पे लड़ते हो, तो वो ये लड़ाई जो पेट की लड़ाई है, जो अपने बुनियादी हकूक़ की लड़ाई है, यही हमारी नज़रियाती लड़ाई है। हमारा कोई नज़रिया कोई उससे हटा तो है नहीं कि हमने कोई उन लोगों को कांट पढ़ाना है और हमारा वजूद क्यों है और वजूदियत के मसाइल क्या हैं, और ये चीज़ें तो हम नहीं कर सकते ना इलाकों में। तो हमारा जो नज़रिया है वो एक्चुअली लोगों के मारूज़ी हालात के साथ जुड़ा हुआ है। अगर नहीं जुड़ता, उसमें हमारी कोताही है। जहाँ जहाँ बेहतर काम करते हैं वहाँ पे जुड़ पाता है, लेकिन मकसद उसको जोड़ना है, कोई फ़िलोसॉफ़िकल क्वेश्चंस का हल निकालना हमारा मकसद नहीं। सर, जो अभी देखें अब प्रोग्रेसिव्स में हर किसी की, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो भी लीड कर रहा है या जिसकी थोड़ी सी डिफरेंट आइडियोलॉजी है, लाइक वो इतना डिफरेंस नहीं होता लेकिन थोड़ा सा तो होता है ना कि वहाँ पे वो अलग से पार्टी बना लेते हैं। तो आप समझते हैं कि इनको यूनाइट होके एक ही फ्रंट पे पहले लड़ना चाहिए? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। ये सवाल सिर्फ लेफ़्ट वालों से पूछा जाता है, ये मौलवियों से नहीं पूछा जाता आप 70-72 फ़िरक़ों में क्यों बटे हुए हैं। ये बूर्जुआ पार्टियों से नहीं पूछा जाता, वो भी तो सब एक तबके की पार्टी है ना, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, और भी आप उनकी पार्टियाँ लगा लो, वो एक ही तबका है। उसमें कोई लैंड के लोग हैं, जागीरदार हैं, बाकी और हैं, तो वो भी बटे हुए हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत फ़र्क होता है तरीक़ेकार में, और वो फ़र्क जो है उसको आप मिटा नहीं सकते, आप उसको दबा भी नहीं सकते। कभी भी अगर आप दबा के फ़र्क को आप चलने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा सामने आएंगे। अब हमने बड़ा क्लियरली एक बात की है कि हम एक इलेक्टोरल पार्टी बनाना चाहते हैं, मैस पार्टी बनाना चाहते हैं, जो कि लेफ़्ट का, जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया था पिछले आपके सवाल में, कि जी अंडरग्राउंड पार्टी बनाना और केडर बनाना, वो एक मखसूस हालात में एक पूरी उसकी तारीख़ है कि क्यों वो बनाना पड़ा, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा जबर था। अब हमारी कोशिश ये है कि वक्त आ गया कि हम मैस में जाएं।
हम अपने केडर की भी तैयार करें, नज़रियाती ट्रेनिंग भी करें, लेकिन उनको उनके साथ हज़ारों लाखों लोगों को जोड़ें। और वो हमें मुमताज़ करता है बाकी पार्टियों से। ये नहीं मैं कह रहा कि हम बाकी पार्टियों से बड़े हैं, लेकिन हम क्लियर हैं इस बात पे कि हमने एक इलेक्टोरल पार्टी बनानी है, एक मैस पार्टी बनानी है, और वो लेफ़्ट ओरिएंटेड एक मैस पार्टी पाकिस्तान में उसको बनाना ज़रूरी है। उस सिलसिले में हम पूरे पंजाब में निकल रहे हैं। अभी हम लाहौर में हमारा मेन फोकस है और फैसलाबाद, लेकिन सिंध में भी हमारी कमेटी बन गई है। साउथ पंजाब में पिछले दिनों के आपको पता, मैं टीजी खान से हूँ, वालदा मेरी, उधर भी हमने जाके कमेटी बनाई है। हमने उसको फैलाना है इस बुनियाद पे नहीं कि कोई पहले हम कहेगा कि कोई कहेगा मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं सोशलिस्ट हूँ, फिर वो पार्टी में आ सकते। हमने एक मैस मेंबरशिप करनी है। और अब दूसरी पार्टियों में ऐसा नहीं है, उनके अपना थोड़ा सा मुख्तलिफ क्राइटेरिया है, क्योंकि मैं भी पार्टियों में रहा हूँ, लेफ़्ट की पार्टियों में। अब मैं अगेन, उनको लगता है वो बेहतर है, हमें लगता है ये स्टाइल बेहतर है। वो तो वक्त ही साबित करेगा क्या चीज़ बेहतर होती है, लेकिन हमारा 70-80% जो चीज़ें हैं वो कॉमन है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कॉमन काम नहीं करते, सबसे हमारी दोस्ती हैं। आसिम मेरे उस्ताद हैं, तैमूर मेरे उस्ताद हैं, और इस तरह के दोस्त जो जगह जगह बैठे हुए हैं, वो हम मिल के ही काम करते हैं। मेरे पास कोई राब्ता होता है कहीं तो मैं उन्हें देता हूँ, वो मुझे देते हैं, मिल के हम पैनल्स करते हैं, मिल के डिस्कस। तो जो हमारे आपस के रिश्ते हैं लेफ़्ट के, वो दूसरी पार्टियों, बुर्जुआ पार्टियों के मुकाबले तो बहुत बेहतर है। जो सरमायादारों की पार्टी हैं, वो तो एक दूसरे के गले काटने पे इस वक्त तुले हुए। पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये जेयूआई, हम तो आपस में मिलके पैनल करते हैं। अभी फिर से हम पैनल करने लगे हैं अगले ईद के फ़ौरन बाद। तो आई थिंक ये एक मिथ बनी हुई है कि बहुत शदीद कोई लड़ाइयाँ हैं आपस में। एक नज़रियाती इख्तलाफात हैं जिनकी एक्चुअल बेसिस है। कोई पार्टी बनाना चाहता है सख्त केडर बेस, कोई चाहता है इलेक्टोरल, कोई चाहता है किसी और तरह, वो उनका हक है। लेकिन आपस में हमारा रिश्ता तो फिर भी बहुत अच्छा रहता है। ये था कि आप कह रहे थे कि 17 जो बिलियन है, ये 17 बिलियन डॉलर्स हमारे इस सरमायादारों अशराफिया के पास जाते हैं, वो कहाँ किधर से आते हैं? उसमें आपको जो रियायत मिलती है जागीरदारों को टैक्स में, और बैंक के कर्जे जो माफ़ होते हैं, सब्सिडीज़ हैं ये सारी, और ये आपको कॉर्पोरेट एलीट्स को मिलती हैं, ये मिलिट्री को मिलती हैं। अच्छा, इसमें आप अगर देखें जो आपकी स्टेट ओन्ड कंपनीज़ हैं, उसके अंदर भी लोग खा पी रहे हैं। ये मिल मिला के हफीज़ पाशा की पूरी इस पर रिपोर्ट है। ये आपके एक्सपोर्टर्स को मिलते हैं बहुत ज़्यादा, टेक्सटाइल कंपनीज़ को, यानी सबसे ज़्यादा जो यानी 2700 अरब है जो टोटल रुपीज़ में जो बनती है, उसमें जो 700 अरब है वो आपकी कॉर्पोरेट एलीट्स को मिलती है। अच्छा, अब ये नहीं है कि मिलनी नहीं चाहिए, ज़ाहिर है आपको इंडस्ट्री लगानी है, आप उसके बदले कुछ पूछें तो सही कि आपने कौन सी इंडस्ट्री लगाई है। दुनिया एआई पे चली गई है, आपकी टेक्सटाइल भी बंद हो रही है। ये वेस्टफुल है ना कि आप उनको रियायत दे रहे हो। वो किसका पैसा है? वो गरीब का पैसा है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप रियायत दे रहे हो। किस बुनियाद पे दे रहे हो? ताकि कल को इनकी इंडस्ट्री बढ़ेगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा, यही मकसद है। बिल्कुल। दुनिया भर में जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है वहाँ पे इस चीज़ को बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से देखा जाता है। यानी जो जागीरदार हैं उनको कितनी मिल रही है, एक आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कितनी मिल रही है, मिलिट्री को कितनी मिल रही है, ब्यूरोक्रेसी को कितनी मिल रही है, बैंकों को क्या मिल रहा है। यहाँ पे तो एक ये फ्री मनी की तरह दिया जाता है। आपका एग्रीकल्चर इनपुट भी कम हो रहा है, ठीक है, आपकी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, लोग फैक्ट्रियों से वर्करों को निकाल रहे हैं, मिलिट्री जो है वो पता नहीं किससे लड़ने के लिए तैयारी कर रही है, अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ब्यूरोक्रेसी की आपकी एफिशिएंसी क्या है, वो सारा पैसा जो है आप ज़ाया कर रहे हो। लेकिन वो जो पैसा आप लगा रहे हो वो उसका हिसाब तो देना है। वो आप कर्जे लेके पैसा लगा रहे हो, जब वापसी की बारी आएगी आपकी पैदावार पहले से भी कम हुई हुई है तो फिर वापस कौन करेगा? एक्सपोर्ट्स तो है नहीं, आपकी कोई एक्सपोर्ट्स नहीं है। आपने वो सारा पैसा लेकर किया क्या कि आपने एक ऐसी अशराफिया बना दी है जो कि जिसकी जो लाइफस्टाइल है, तर्ज ज़िंदगी है, वो तो अमेरिका के मिडिल क्लास से भी ऊपर है। उनकी एलीट्स का मुकाबला कर रहे हैं। तो सारे इंपोर्ट्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, बाहर से चीज़ें आ रही हैं महंगी महंगी, आपके शॉपिंग मॉल्स, ये वो, एक्सपोर्ट आप सिफर कर रहे हो। तो ये जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जिसे हम कहते हैं, ये जब आएगा, डॉलर्स की कमी आएगी, फिर आप पैसे मांगने जाओगे आईएमएफ के पास, आईएमएफ कहेगा कि
पहले आप या पैसे वापस करो या आप कोई अपनी चेंज करो, पॉलिसियाँ चेंज करो और टैक्स लगाओ। हाँ, और वो जो बोझ है अमीरों की अय्याशियों का वो गरीबों के ऊपर डाला जाएगा। और उससे क्या होगा, अमीरों को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, गरीबों को क्या फ़र्क पड़ेगा कि इस वक्त आप यकीन करें हमारे हल्के में जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे रोज़ हम ऐसे माँ बाप को मिल रहे हैं जो 1000 रुपया फ़ीस अपने बच्चों की स्कूल की नहीं दे पा रहे, रोज़ाना ऐसे मिल रहे हैं। आटे के लिए सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो जलील हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल। आप चले जाएं किसी भी सरकारी अस्पताल चले जाएं, आप देख लेंगे किस किस्म की इस वक्त तजलील वहाँ पे लोगों की हो रही है। आप किसी मोहल्ले में नौजवानों के किसी ग्रुप से जाके मिल रहे हैं, मैं शर्त यह बात करता हूँ कि वहाँ पे 25-30% कम अज़ कम नौजवान मंशियात कर रहा है, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा। ये आपका जो समाज के अंदर इस वक्त जो तबाही आ चुकी है वो इतनी डीप है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि आपने ये सब्सिडीज़ देके, ये मराहत लेके सारी की सारी एक छोटे तबके को दी हुई हैं, ये जो पैदावार भी नहीं कर रहा, जो अपनी बस अयाशियाँ कर रहे हैं, और अयाशियों का बोझ जो है वो गरीब उठा रहे हैं। और वो हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि इस बार हमें ये कहना, जो तहरीक बनाने की ज़रूरत है वो यही है कि अब गरीब का बच्चा मजीद कुर्बानी नहीं देगा, अब जर्नैलों के बच्चे कुर्बानी दें, अब ब्यूरोक्रेट के बच्चे कुर्बानी दें, सियासतदानों के बच्चे कुर्बानी दें, जागीरदारों के बच्चे कुर्बानी दें, सरमायादारों के बच्चे कुर्बानी दें। उनकी कुर्बानी क्या होगी? उनकी कुर्बानी ये होगी कि 5 दफ़ा मुल्क से बाहर जाते हैं, साल में 2 दफ़ा चले जाएंगे। जो दूसरी तरफ कुर्बानी दे रहा है कि अपने बच्चे को स्कूल से निकाल रहा है, वो है हमारे लिए शर्म की बात कि मुल्क में ऐसा हो रहा है। तो हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है कि हमारे हज़ारों लाखों करोड़ों बच्चे जो हैं स्कूल ना जाएं। हम ये कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं कि इनकी अयाशियाँ थोड़ी सी कम हो जाए। तो ये सिस्टम ज़्यादा चल नहीं सकता। इसके ख़िलाफ़ जो हम नहीं भी होंगे तो बगावत होगी, क्योंकि लोग जिस नहज पे पहुँच गए हैं, मैं नहीं ख्याल कि ये इस किस्म की एलीट, इस किस्म की शराफिया जो खुद कुछ हद तक उनके अंदर लालच है कि वो अपना बेनिफिट भी नहीं देख रहे कि यार पाकिस्तान रहेगा तो आपकी भी ऐशां चलेंगी ना। तो वो तो जिस लेवल पे इस वक्त लूटमार कर चुके हैं, मैं नहीं ख्याल वो इस वक्त उनके अपनी भी ऐशां चलेंगी, क्योंकि वो मुल्क को टोटल खोखला कर चुके हैं, उसी मुल्क को जिससे उन्होंने खाया है। और फिर कल को जब कोई आवाज़ उठाता है उस पर यही लोग गद्दारी के मुकदमे कर देते हैं। वो यही कह रहे हैं कि एक मैं सुन रहा था यूट्यूब पे, वो कह रहे थे कि जिस एरोप्लेन पे ये चल रहे हैं ना, उसी के पर फिर ये इंजन की अपनी फिक्सेशन में लगा रहे हैं और फिर उसके बाद देखेंगे वो किधर जाएगा वो जहाज़। ऐसे ही। और ये बार बार कहते हैं कि जी अलहदगी पसंद, ये जो भी सवाल करता है वो अलहदगी पसंद है। कभी बलोचों पे लगा देते हैं, कभी पश्तूनों पे, पहले बंगालियों पे लगाया, हमारे ऊपर भी इन्होंने पर्चे किए कि जी इस अशराफिया से ज़्यादा अलहदगी पसंद कोई हो सकता है? ये अपने लिए हाउसिंग सोसाइटियाँ अलहदा बनाते हैं, ये स्कूल अलहदा बनाते हैं, ये हस्पताल अलहदा बनाते हैं, इनका कल्चर अलहदा है, इनकी ज़ुबान अलहदा है, इनका उठना बैठना अलहदा है। ये तो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान में नहीं रहते, आगे है कोई इनका इंटरेक्शन नहीं होती किसी से। तो इस किस्म की अलहदगी पसंद अशराफिया, इसके होते हुए आप तरक्की कर नहीं सकते। दिस इज़ अ सेपरेटिस्ट एलीट। और ये टूट फूट भी जाएगा ना खुदा न खास्ता मुल्क, इन्होंने नए किसी जगह पर एडजस्ट हो जाना है। वही लोग जो अभी गद्दारी के फतवे लगाते हैं और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटते हैं, इन्होंने एडजस्ट हो जाना है। जो नुकसान होना है वो नीचे लोगों का होना है। लोगों के पास कुछ है नहीं, वो इनके नाम पे लड़ेंगे, कोई इनकी दीवी गोली के पीछे वो करेंगे, अपने मोहल्लों में लड़ेंगे, गले काटेंगे। इन्होंने तो ऊपर से डील कर लेनी है रातों रात, किसी बाहर की किसी ताकत से, हमेशा से करते आए। मरना तो आम आदमी ने करना है। सो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात बार बार लोगों को बावर करवाना कि पाकिस्तान को बचाने का मतलब है पाकिस्तान की मिडिल क्लास और सफ़ेद पोश और गरीब लोगों को बचाना। पाकिस्तान को खुशहाल करने का मतलब भी यहाँ के मेहनत कशों को खुशहाल करना है। अगर वो नहीं खुशहाल होते तो फिर ऐसी किसी भी खुशहाली को, तरक्की को हमें रद्द कर देना चाहिए। सर, जो अभी सोसाइटी में पोलराइजेशन है, मतलब देखें अगर पॉलिटिकल लेवल पार्टीज़ में भी बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है और ओवरऑल भी अभी अब इनइक्वालिटी है, तो आप समझते हैं कि ये सोसाइटी कुछ टाइम तक मतलब एक दूसरे को, या तो मेरे ख्याल से तो ये नहीं सरवाइव कर सकते अगर इस तरह से ये चीज़ें रही तो। सोशल फैब्रिक तो कोलैप्स कर चुका है, समाज कोलैप्स। जैसे मैंने कहा ना, अगर आपसे मंशियात का मामला ले लेना,
जिस लेवल पे बच्चे इस वक्त मंशियात कर रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रहा रिक्रिएशनल ड्रग्स, जो एडिक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, हर मोहल्ले में जो इस वक्त मसला बना हुआ है, वो उसी से आपको पता चल जाएगा कि ख़त्म हो गया ना, उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो रही है। आपके इतने लाइक 19, 20, 23 साल के बच्चे बच्चियाँ अगर वो इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है ना तालीम मिली है, ना रोज़गार है, ना उनको कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है, उनके दो ही उनके पास रास्ते हैं, या वो डकैतियाँ करेंगे या वो मुल्क से भागने की कोशिश करेंगे। तो उसके अलावा तो कुछ भी अब बचा नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप कह सको कि जी समाज को हमने जोड़े रखना है। अब तो बस वो कोई चिंगारी लगेगी तो फिर इनके कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये सब पुलिस, फौज, ब्यूरोक्रेसी, ये सब की सब जो है नाकाम हो जाएगी अगर आपने लोगों को कोई बुनियादी कुछ हकूक़ ना दिए, कोई बुनियादी उनके जो वसाइल हैं। ये जो अभी लोग मरे हैं आटे की लाइनों में, ये इससे बढ़ के क्या बहरान हो सकता है कि आटे के लिए, यानी आटा तो बहुत छोटी चीज़ है, गंदम हम पाकिस्तान में बनती है, उसमें लोग मर रहे हैं, फिर भी लोग जा रहे हैं। अभी तो आटा भी नहीं होगा नेक्स्ट ईयर। अभी आप देखें जिस तरह के प्राइसेस बढ़ रहा है, और ये तो अभी आटे का पिछले लास्ट टाइम फ्लड्स थे, इस दफ़ा जो सर बारिशें हुई हैं, हाँ अब होगा और बहुत क्राइसिस होगा, बाहर से मंगवाएंगे, मज़ीद उसके अंदर हो गए पैसे, मुनाफाखोरी होगी, लोगों ने अपने अपने गोदाम भर लिए हैं जिनके पास जो असर वाले हैं। लेकिन बात यह है कि अगर ये चीज़ें ना की गई तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि जी माशरा शायद कलैप्स कर जाएगा। माशरा कलैप्स कर चुका है। ये कलैप्स की निशानी है, ये क़यामत की निशानी। ये क्या है कि आप एक बाप को पता है कि बंदे मर गए हैं लाइन में, मैं दोबारा जाऊँ, मैं फिर वो लोग जा रहे हैं, औरतें जा रही हैं। तो ये किस लेवल की उनकी मजबूरी है कि उनको जाना पड़ रहा है। उसके बाद भी हम कहें कि जी हालात जो हैं कहीं ना कहीं ख़राब ना हो जाए। ये ख़राब हो चुके हैं। सिर्फ ये है कि लोग अभी मुनज़्ज़म नहीं हैं, लोगों के पास कोई लीडरशिप उस तरह की नहीं है, लोगों के पास कोई इदारे नहीं हैं, अपने ट्रेड यूनियन इन्होंने ख़त्म कर दी, इन्होंने लोकल गवर्नमेंट नहीं आने दी, इन्होंने स्टूडेंट यूनियन नहीं आने, कोई ऐसी चीज़ आने नहीं दी जिसके ज़रिए लोग अपना गुस्से का इजहार कर सकें। तो वो जब चिंगारी लगेगी तो फिर वही तो मैं कह रहा हूँ आउट ऑफ कंट्रोल होगा। इसीलिए इनको चाहिए कि होश के नाखुन लें और कहीं ना कहीं वसाइल की तकसीम की, पाकिस्तान में जो बड़ी लड़ाई है वो वसाइल की तकसीम की है। इस तरह से अगर एक छोटा सा तबका वसाइल के ऊपर इजारादारी बना के रखेगा तो बगावत रीडिस्ट्रीब्यूशन पर कैसे पॉसिबल है? डू यू थिंक कि यहाँ पे पॉसिबल है? और उसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स, जिस तरह से चाइना ने लाए लैंड रिफॉर्म्स, इधर आपको नज़र आते हैं कि मेरा नहीं ख्याल के यहाँ पे हो तो देख सकता है। जिस तहरीक की मैंने शुरू में बात की 68, 69, उसका जो बुनियाद थी, मैंने आपको अब्दुर्रहमान शहीद का बताया, मैंने आपको बाकी और मज़दूर लीडर एक ज़माने में बशीर ज़फ़र होते थे, अल्ताफ़, ये बहुत बड़े लीडर, ये मज़दूरों के बच्चे थे और बहुत बड़े लीडर थे, और उन्होंने ही बात रखी थी। और उस बुनियाद पे 70 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने, अवामी लीग ने, नैप ने, सब के मंशूर में था लैंड रिफॉर्म, और आके कोशिशें भी की गई, कौमी तहवील में भी लिया गया बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को। तो ऐसा नहीं है कि लोगों की इनकी ताकत तोड़ी नहीं जा सकती, अवाम को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। चाइना में भी, जो आपने चाइना की मिसाल दी, उसमें लोगों को मुनज़्ज़म किया। जो बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी वो 1921 में बनी थी, और जो इनकलाब आया वो 49 में आया। तो 28 साल की उनकी एक जदोजहद, और बड़ी खूनी जदोजहद थी। उसमें बहुत उनके शहीद हैं, उनके लोग मारे गए, किसान बहुत मारे गए, मज़दूर बहुत मारे गए, तुलबा बहुत मारे गए, जो दानिश्वर थे वो उनके साथ जुड़े वो बहुत मारे गए। तो ये लड़ाई है। ज़ाहिर है कोई, अब आप साउथ पंजाब से, मैं भी हूँ, आप भी हूँ, आपको पता है उधर जाके हम किसी को कहें कि जी अपनी ज़मीन साइन बांट दो, कोई करेगा? हम शाह महमूद को जाके कहेंगे कि जी हाँ आप इतना इंकलाब ला रहे हैं तो नए पाकिस्तान में आप ना ज़मीनें बांट दें मज़ारों में, वो मर जाएगा, नहीं बांटेगा। ठीक है, उन्होंने तो अंग्रेज़ों से ली हुई हैं, लेकिन अगर मज़ारे वहाँ के भी और पूरे पाकिस्तान के मुनज़्ज़म हो जाते हैं कि ज़मीन की तकसीम, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें ज़मीन की तकसीम चाहिए, क्योंकि ज़मीन अल्लाह ताला की है। और ये झूठ बोलते हैं कि इनके आबा अजदाद की है, वो गोरों ने दी थी, गोरे चले गए। जब आप कहते हो जी हकीकी आज़ादी, तो हकीकी आज़ादी तो ये है कि गोरों के जो बनाए हुए कानून है, और उन्होंने जो ज़मीनें बांटी हैं उन लोगों को जिन्होंने उनके साथ वफादारी की।
जो हमारे गद्दार हैं, अब तो गद्दार हो गए ना कि जो वो चले गए अंग्रेज, हमने उन्हें हरा दिया, भगा दिया, तो फिर वो ज़मीनें आप बांटो। उन ज़मीनों को क्या करना है, कितनी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, कितने लोगों के घरों में खुशहाली आ सकती है अगर आप साउथ पंजाब की, सिंध की, बलूचिस्तान की, इवन कुछ सेंट्रल पंजाब के अंदर आप लैंड रिफॉर्म कर दें, साथ आप इंडस्ट्री लगाएं। और इंडस्ट्री का भी, जिस तरह मैंने कहा कि इंडस्ट्री इस तरह नहीं लग सकती जब आप बस अपने दोस्तों को, उनको आप बारात दे रहे हो। ये करते क्या हैं, ये जो बड़े बड़े ओनर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के, बजट आना होता है मई जून में। मुझे किसी एक फाइनेंस मिनिस्टर ने बात बताई थी कि फरवरी में ये शुरू हो जाते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी को, फाइनेंस मिनिस्टर को, गवर्नमेंट के बाकी लोगों को, उनको खाना पिला जाना, शराबें पिलाना, ये सारी चीज़ें करके, क्योंकि बजट में बारात लेनी होती, उनकी बातें सुनी जाती हैं, उन्हीं की सुनवाई होती है, उन्हीं का बजट आ जाता है। ट्रेड यूनियंस हैं नहीं, गरीबों के पास, मेहनत कशों के पास कोई इदारे हैं नहीं, हालांकि अक्सरियत 90% से ज़्यादा वो हैं, उनके पास कोई ऐसा टूल नहीं जिसके ज़रिए वो भी अपनी बात मनवा सके। वरना तो एक ज़माने में होता था कि बजट से पहले, यही मैं कोट लखपत की मिसाल दे दूँ, यहाँ से निकलते थे 15-20 हज़ार मजदूर, बैठ जाते थे पंजाब असेंबली, फिर ये कानून भी बदलें, ये कानून भी हमें चाहिए, कम अज़ कम तनख्वाह इतनी चाहिए, बाकी चीज़ें इतना चाहिए। तो वो जो उन्होंने पीछे पैसा लगाया होता था वो फारग हो जाता था। ये ना कि आप, अगर लड़ाई है ना, ये तबकाती लड़ाई है, इसमें एक ही तबका अगर मुनज़्ज़म होगा तो उसी की जीत होगी, दूसरा गैर। ये तो पार्टी नहीं बनते ना। अब ये देखें, मतलब अगर रिप्रेजेंटेशन एक मजदूर की होगी तो वो पार्टी बनेगा ना। जब अगर एक रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, आप देखें जब बजट बन रहा है, आप लेट्स से कि आप बन जाते हैं, इंशाल्लाह बन जाते हैं आप यहाँ से, तो आप जाके इन्हीं की बात करेंगे ना कि ये मजदूरों की पार्टी है और इसमें ये चीज़ें ऐड की जाएं, तो मेरे ख्याल से तब भी ये चीज़ पॉसिबल है। इसी वजह से हम इलेक्शन में की तरफ भी जा रहे हैं। और ये देखें, एक लंबा अमल है, लोगों को भी, जिस तरह मैंने कहा कि आदत डाल दी गई है कि इलेक्शन के टाइम पे 5 साल तक MPA नहीं आएगा, इलेक्शन के टाइम पे आएगा 5 हफ्ते पहले। और हमारा तो उठना बैठना होता है MPA मैनेज में, वो मेरा भी मजाक उड़ाते हैं कि जी आप प्रोफेसर साहब, आपको पागल बना रहे हैं लोग, ठीक है, ये लोग, कोई आपको मेंटालिटी नहीं पता, आप कभी जाके उधर मजदूर की बात कर रहे होते हैं, उधर किसी पानी के मसले की बात करते हैं। आखिरी 5 हफ्ते की गेम है, 5 हफ्ते में जाएं, पैसा लेके जाएं, किसी की छोटी गली को PCC करा दिया, किसी का थोड़ा बहुत पानी का कर दिया, किसी को राशन दे दिया, किसी को पानी, हाँ, तो उसमें 8-10 करोड़ रुपए लगते हैं, वो लगाएं और फिर MPA बनने के बाद अरबों रुपए 5 साल कमाएं, फिर आपको इनकी फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं। ये आम सोच है जो हमारे सामने पार्लियामेंटेरियंस और हर किसी को पता है, हर किसी को पता है। और हमें, मतलब मुझे ये एडवाइस करते हैं कि ये तरीका है, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं उधर जाके कि जी अब्दुर्रहमान शहीद होता था और तहरीक होती थी, ऐसा कुछ नहीं। और ऐसा सच भी है कि ऐसा इस वक्त है, लेकिन अगर हमने मान लिया कि सिर्फ यही मुमकिन है तो फिर ख़त्म है, ये मुल्क ख़त्म है, ये माशरा ख़त्म है, अवाम तो बिल्कुल ही ख़त्म। अगर 5% भी इस बात की उम्मीद है कि जो इंसान है वो अशरफुल मखलूक़ात है, कभी ना कभी उसमें ये सलाहियत आ सकती है कि वो अक़ल इस्तेमाल करे, वो सोचे, वो शऊर ले और शऊरी बात के साथ को समझे भी और उसको आगे तक फैलाए भी। अगर तो ये मुमकिन है तो हमें वो तहरीक बनना है जो उस 5% इम्कान के साथ अपने आप को जोड़ ले, चाहे वो 5% ही क्यों ना, चाहे वो 1% ही क्यों ना, क्योंकि बहरहाल अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है अवाम को, इंसानों को। तो फिर उनके साथ हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद कभी तो साथ देंगे, कभी ना कभी देंगे। तो मेरा ख्याल में उस उम्मीद को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो बात करते हैं MPA MNA बात वो सही करते हैं, लोगों को करप्ट किया गया, लेकिन फिर भी हमें अपना उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में, जिस तरह मैंने कहा, ऐसा हुआ है, आम लोग बहुत तगड़े हुए हैं, ताकतवर हुए हैं, तहरीकें बनी हैं, इलेक्शन जीते हैं। तो सर रिसेंट आपकी कौन सी इंस्पायरेशंस हैं जो आप दुनिया की बात कर रहे हैं? कि एक मैंने आपको ब्राज़ील का बताया, वो बहुत बड़ी तहरीक थी। एक फैक्ट्री वर्कर हैं लूला डी सिल्वा उधर, जिन्होंने बहुत बड़ी तहरीक चलाई, ट्रेड यूनियन के लोग उनके साथ जुड़े, आम लोग। बड़ी क्लियर डिवाइड थी ब्राज़ील में कि जो अमीरों के अलग लीडर थे, उनका वो बोल्सोनारो, और गरीब इलाकों में अलग थे, उनका भी झंडा हमारी तरह लाल था, वो मजदूर यूनियन का।
और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके दुनिया को दंग कर दिया, इलेक्शन जीत के सदर बन गए। और ये ब्राज़ील के अंदर हुआ। इसी तरह पिछले दिनों पेरू में इलेक्शन हुए 2 साल पहले, ये भी लातिनी अमेरिका का मुल्क है, जहाँ पे एक गांव का एक टीचर जो है उसने तहरीक शुरू की। जब उसने देखा कि बहुत सारे उसके इलाके में बच्चे जो हैं लाइक उसके बच्चे वो स्कूल नहीं जा पा रहे, उसके माँ बाप जो हैं वो फ़ीस नहीं दे पा रहे, तो उसने तहरीक शुरू की कि हुकूमत जो है वो पैसा दे माँ बाप को कि बच्चों को स्कूल, राइट टू एजुकेशन पे, यानी तालीम के हक़ के ऊपर तहरीक बनाई 2017 में। और वो तहरीक इतनी कामयाब हुई कि लोगों ने कहा कि इसको सदारती इंतखाब लड़ना चाहिए। और कहाँ एक गांव का स्कूल टीचर, उसने क्या लड़ना था, लेकिन लड़ा और 2021 में वो इलेक्शन जीत गया। और बहुत तगड़ी फैमिली के, पेरू की बड़ी तगड़ी फैमिली को उन्होंने हराया, जिसके पीछे अमेरिका भी था, CIA भी था, सबको हरा के। अभी हमारे इंडिया के पंजाब में आम आदमी पार्टी आई है, बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने वहाँ पे बड़े बड़े बुर्ज उल्टाए हैं, बहुत बड़े। वहाँ पे इंडियन पंजाब में भी जागीरदार हैं, पुराने सियासी खिलाड़ी हैं। तो 100 गालिबन 118 सीटें हैं पंजाब की, वहाँ पे इंडियन पंजाब की। और ये आम आदमी पार्टी जिसमें बिल्कुल आम लोगों ने इलेक्शन लड़ा, तो वो 118 में से 92 सीटें जीत गए। और जो चीफ मिनिस्टर था कांग्रेस का, उसको एक स्कूल में सफाई करने वाले की बेटे ने, जो मोबाइल शॉप पे काम करता था, उसने इलेक्शन लड़ के हरा दी। तो ये मुमकिन तो है, इसका मतलब कि वो भी इंसान है ना हमारी तरह, ऐसा हुआ, मतलब वो एग्जाम्पल सेट कर दी गई बिल्कुल। और लोग ये कहते हैं नहीं जी पाकिस्तानी कौम का खास मसला है, बाकियों का भी खास ही मसला होता है। इंडियन तो सेम आप देखें सारे होते हैं, जब तक ब्राज़ीलियन भी इसी तरह के, जब तक कोई करके दिखाता नहीं ना, तब तक लोग नहीं मान सकते। लोगों में मायूसी है, लोगों को लगता है कि जी इस्तेमाल हो जाएंगे, लोगों को लगता है ये ऐसी बातें हैं। लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर कुछ बन नहीं सकता। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी ये बातें होती हैं, ज़ाहिर है। देखें ना, एक कोई सुनता है, उसके दिल में बात आती है, फिर वो देखता है उधर बडेरा है, उधर डेरेदार है, उधर, तो वो आके कहते हैं हाँ जी बात आपकी ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग बदल रहे भी हैं। जब ये चिंगारी, मैंने कहा ना, एक दफ़ा फैल जाती है, फिर चीज़ें बदल जाती हैं, थिंकिंग चेंज हो जाती है। सो आई थिंक ये एक मामला, ओवर टाइम हमें इस्तिकामत से, कंसिस्टेंसी से काम करना है। आई थिंक हम ये जो है ना, बिलीफ इन द पीपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग हाँ डिसीव हो सकते हैं, मायूस हो सकते हैं, तितर बितर हो सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए लोग गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो कभी ना कभी वो ब्रेकिंग पॉइंट आता है जिसकी आपको तैयारी में रहना चाहिए। सर, जो मार्क्सिस्ट रहे हैं या कम्युनिस्ट, न्यू मार्क्सिस्ट हैं, अभी आप अपने आप को न्यू मार्क्सिस्ट आप हैं, है ना, आपकी जो आइडियोलॉजी है? मैंने तो कभी नहीं कहा, ये आपने कहा से है। अच्छा, तो चलें, जो भी है वो आप फिर बताएंगे। होता क्या न्यू मार्क्सिस्ट? आप पहले मुझे भी थोड़ा एक्सप्लेन करें। नहीं, आप ही बताएंगे मुझे। अच्छा सर, तो वो ये होता है कि लाइक सिस्टम के साथ नहीं वो चलना चाहते, वो कहते हैं कि रेवोल्यूशन के थ्रू ही चेंज आ सकता है। तो आप सिस्टम का पार्ट बन के ये चीज़ आप कह रहे हैं कि मतलब मुझे इसी सिस्टम का पार्ट होना है, तो वो तो फिर लाइक नो डाउट कि आपने फिर राइट्स की भी आप बात कर रहे हैं, लेकिन पार्ट तो उसी सिस्टम का होंगे आप। ये मुझे नहीं समझ आती कि आउटसाइड द सिस्टम क्या होता है। यानी आउटसाइड द सिस्टम, ये मिसाल तौर पे जिस तरह की बातें लोग करते हैं, आप सरमायादारी के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन सरमायादारों वाला फ़ोन है आपके पास, ठीक है। आप लोगों की बात करते हैं जिनके पास घर नहीं, लेकिन आपके पास अपना घर है। आप पैदल चल रहे हैं, साइकिल वालों की बात करते हैं, अपनी आपके पास गाड़ी है। तो आपने दुनिया में ही रहना है ना। ये तो तज़ाद के साथ ही ज़िंदगी आपको गुजारनी है। ये तो बुनियादी, मार्क्स भी कहता है, हेगल भी कहता है, अगर इस सब को छोड़ के जाना है तो वो तो दरवेशी है, वो एक अलग एक डोमेन है। हाँ, वो पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स तो तज़ादात के अंदर अपना रास्ता बनाना है। किसी भी तहरीक के लिए ये ज़रूरी है। और ये सिस्टम के अंदर रहते हुए सिस्टम से लड़ना और सिस्टम से बाहर रहते हुए सिस्टम के अंदर रहना, ये जदलियात है, ये तज़ाद है। जो आपकी कौन सी पार्टी है जिसने नहीं किया लेफ़्ट की तारीख में? आपकी बोल्शेविक आप ले लें, लेनिन की पार्टी, हाँ, तो वो तो सारे इलेक्शन लड़ती थी ज़ार के दौर में, और तो एक भी इलेक्शन बॉयकॉट नहीं किया।
वो पार्लियामेंट का हिस्सा थी, और पार्लियामेंट में हिस्सा होने की शर्त ये होती थी कि आप हल्फ लेंगे कि आप ज़ार के वफादार हैं, तो लेते थे। बोल्शेविक्स भी लेते थे, हल्फ उठाते थे, क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं थे ना, उन्हें पता था कि यार यही रास्ता है, इसमें से रास्ता निकालना है। हर चीज़ को रद्द करके बैठ जाना, उसके लिए एक हेगल का एक बड़ा खूबसूरत एक वो है कि वो कहता है ये ब्यूटीफुल सोल, ये खूबसूरत रूह जो कहती है कि मैंने अपनी खूबसूरती बस बचानी है, अपनी प्योरिटी बचानी है, और उसका वाहिद तरीका है कि मैं दुनिया के साथ कोई इंगेज ही ना करूँ, क्योंकि दुनिया के अंदर तजादात बहुत है, तो मुझे प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा। तो मैं प्रैग्मेटिक नहीं होना चाहता, मुझे कोई हकीकत पसंद नहीं होना, मैं अपनी बस रूह की तस्कीन में बैठूँगा। तो वो तो फिर आप उसके अंदर आपकी रूह तो बच सकती है, तो आखिरत में तो आपको कुछ मिल सकता है, लेकिन आप तारीख के दायरे से बाहर हो जाते हैं। इलेक्शन है, हम क्यों छोड़ें जागीरदारों के? क्यों सिर्फ सरमायादारों का हक है या बड़े बड़े उसका हक है कि जी वही उन्हीं की तहरीकें जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगी? हम कोई भी इदारा क्यों छोड़ें उनके लिए? हमने तो अपनी ताकत बनाई। ग्रामशी का भी जो आइडिया है हेजेमनी का, वो क्या है कि आपने हर इदारे में, हर जगह पे अपने लोग बिठाने, ताकि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है सिस्टम में आगे जाए। मैं तो सब नौजवानों को बार बार कहता हूँ, जो हमारे दोस्त हैं जो वकला में काम कर रहे हैं, हैदराबाद वगैरह, कोई हमारे दोस्त हैं जो एजुकेशन में रायली वगैरह कर रहे हैं, और इतने हमारे दोस्त मुख्तलिफ हैं, कहता हूँ आप अपनी अपनी फील्ड्स में आगे जाएँ। हमारे लोग अगर आगे जाते हैं तो हमें उसमें फ़ायदा है, नुकसान? फ़ायदा है। तो ये आइडिया कि नहीं जी हमने नाकामी कर लेनी है ताकि हम बाद में कह सकें कि देखिए जी हम एक ही दफ़ा रेवोल्यूशन लाएंगे। हाँ, हम 10 हैं लेकिन हमने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इस 10 का करना क्या है आपने? कौन सवाब दे रहा है आपको ये करने का? आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मेरा ईगो जो है उसको तस्कीन मिले कि यार मैं कितना अजीम आदमी हूँ, मैं खड़ा रहा हूँ एक पोजीशन। मेरा मकसद है कि एक इलाके में पानी लोग जहर पी रहे हैं, मैंने उस पानी को साफ करवाना है। ये अगर मेरा मकसद है कि बच्चों को 80% बीमारियां उस इलाके में पानी की वजह से, मौत की लामत है पानी, तो उसको ठीक करवाना है। मुझे उसके बाद डीसी साहिबा के पास जाना पड़े, मुझे एसी के पास जाना पड़े, मुझे वासा के डायरेक्टर के पास जाना पड़े, मुझे कहीं पे भी जाना पड़े, वो मेरा फर्ज है, मैं जाऊं, क्योंकि ठीक उन्होंने ही करना है। मैंने तो नीचे उतर के ठीक नहीं करना पाइपलाइंस। तो मैं कहूँ नहीं यार ये तो मैं सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मैं लड़ के सिस्टम को अपनी बात मनवा रहा हूँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें एस्थेटिक्स में नहीं जाना चाहिए, हमें प्रैक्टिकली काम लोग के करने हैं ताकि लोगों को कोई रिलीफ मिले। लोग बहुत दुखी हैं, मजबूरी में हैं। वही आपने जो शुरू में बात की थी, फिर सिर्फ नजरिया ही रह जाता है। और वो अफोर्ड कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल्स, 10-15 इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो कहते हैं हम थे कि हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आपने नहीं किया क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं थी, आपके घर बार ठीक है। जो गरीब है उसको वो कैसे ये बात कर सकता है कि मैं बच्चों को भूखा मार दिया लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया? वो तो ये बात नहीं करेगा। हाँ, वो ये चीज़ मेरे ख्याल से है कि पॉलिटिकल वर्कर और इंटेलेक्चुअल को वो मिक्स किया जाता है कि वो आप इंटेलेक्चुअल हो लेकिन आप पॉलिटिकल वर्कर ना बनो। मेरे ख्याल से ये ऐसे ही बनाया जाता है। बिल्कुल, वो ना एक उसको हम कहते हैं एस्थेटिक्स ऑफ द लेफ्ट। अगर आप एस्थेटिक्स में पड़ जाओ ना कि जी बिल्कुल एक प्योर कोई चीज़ है जो आउटसाइड है हर चीज़ के, वो कोई भी अगर मूवमेंट ये बात करती है उसका अंजाम आइसोलेशन है और पागलपन है। ऐसा होता नहीं। आप दुनिया के अंदर रह के दुनिया को चेंज करते हो, उसके अंदर तजादात होते हैं, उसके अंदर प्रैक्टिकलिटीज़ होती हैं। आप मिशन पे क्लियर हो, आप मकसद पे क्लियर हो। अगर कॉम्प्रोमाइज़ मिसाल के तौर पर डीसी साहिबा से हमारी मुज़ाकरात हुए थे पानी के लिए और वो अच्छे कामयाब मुज़ाकरात हुए, अगर डीसी साहिबा से ये मुज़ाकरात होते कि यार मुझे ठेके दें, तो फिर वो मैं कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया हूँ, फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया। अगर डीसी साहिबा से ये मुज़ाकरात हुए हैं कि यार मैं मुज़ाहरा नहीं करूँगा इसके बाद अगर आप पानी साफ़ करवा देंगे, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ठीक कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ है लोगों की बेहतरी के लिए। जो मकसद था हमारा वो पूरा हो रहा है उसके। तो ये डिपेंड करता है कि कॉम्प्रोमाइज़ आप किस बुनियाद पे कर रहे हो, आपका मकसद क्या है, क्या आप कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहे हो या आप लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, प्रैक्टिकली सोच रहे हो कि यार नारे लगाना काफ़ी नहीं है। वाकई अगर आपने फील किया है कि लोग के हालात कितने बुरे हैं तो फिर आपको कुछ करके भी करना पड़ेगा।
तो अगर आप मुझे अल्लाह ने एक मौका दिया है कि यार एक इतनी पावरफुल खातून मेरे सामने बैठी हुई है डीसी, अब वो कह रही है कि डॉक्टर साहब आप बताएं क्या कर सकती हूँ, और मैं कहूँ यार आप तो रियासत की एजेंट हैं, आप कुछ, आपसे मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, बात ही नहीं करना चाहता आपसे, तो ठीक है मैं अपने आप को हीरो बन जाऊँ अपने जहन में, और बच्चे मरते रहे पीछे जो गटर वाला पानी पी रहे हैं। तो इस तरह किस्म की फोकी किस्म की इनकलाबी बातें, इस किस्म की अपने आप को नार्सिसिस्ट किस्म की, अपने आप को खुश करने वाली कि मैं कितना, इसको ख़त्म करके प्रैक्टिकली लोगों के काम जो होंगे वही हमारा नज़रिया होना चाहिए, मैं उसका आपस में एक रिश्ता होना चाहिए। सर अभी आप लोगों को काम करने दिया जा रहा है ना, लाइक जैसे आप कह रहे थे पहले तो बिल्कुल स्पेस ही नहीं दी गई थी शुरू से 60s में, तो आप समझते हैं कि थोड़ा सा पॉलिसी चेंज हुई है रियासत की तरफ से, या अगर दोबारा से ये वैसे ही करते हैं जैसे 60s में इन्होंने किया, क्रैकडाउन किया, आप लोग मतलब कि अंडरग्राउंड हो गए, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अगर एक दफ़ा आपका काम बढ़ जाए ना, तो फिर आपको अंडरग्राउंड करना आसान नहीं होता। एक क्रैकडाउन चल रहा है इस वक्त पीटीआई पे भी, पहले पीटीआई वाले पीडीएम पे कर रहे थे वो क्रैकडाउन, लेकिन उस तरह से अंडरग्राउंड उन्हें नहीं कर सके, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपके साथ अगर सपोर्ट आ जाए, जैसे लेफ़्ट की पार्टियों की रही है दुनिया भर में, नेपाल में बहुत बड़ी है मजदूर तहरीक, और जगहों पे तो बहुत मारे उन्हें पड़ी हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सके। अवाम साथ हो तो ख़त्म नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल बड़ा ज़रूरी है कि हमें मैस काम करने की ज़रूरत है, ओपन काम करने की ज़रूरत है, लोगों को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। तो वो उसमें अभी भी देखिए, महीना पहले भी हमारे लड़कों को पकड़ा है उन्होंने, हम छुड़वा के लाए हैं। मैं जिस तरह मैंने कहा मुझे पकड़ा था, और मोहसिन अब्दाली हमारे दोस्त को गायब किया था। लोगों के साथ होता रहता है, लेकिन हमें अंडरग्राउंड तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक कोई बहुत शदीद मार्शल लॉ ऐसा ना लगाओ जिसमें सब पार्टियों पे पाबंदी हो। लड़ने का तरीका ही मैस वर्क है। आपके साथ अवाम होगी तो आप लड़ सकोगे। इंटेलेक्चुअल्स अपने उन पे कुछ भी नहीं होते। अगर इंटेलेक्चुअल काम करना है तो फिर आपको प्रोफेसर बन के किताबें अच्छी लिखनी चाहिए, और वो भी कंट्रीब्यूशन है, वो बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन फिर अपने आप को मिक्स नहीं करना चाहिए कि मैं सियासी लीडर भी। सियासी लीडर वही है जिसके साथ अवाम है, और वो हमें मानना चाहिए कि हम में से भी कोई भी उस लेवल पे अपने आप को नहीं कह सकता कि हम बड़े हैं, लेकिन उस तरफ तो जाना है ना। और उसमें यही है कि आप लोगों में रहो, लोगों की बात सुनो, काम करो, और ओवर टाइम मेरा ख्याल रियासत कर सकती है। बहुत रियासत के पास बहुत ताकत है, लेकिन इतनी भी नहीं है। और वो हमें नज़र आ रहा है कि रियासत जो है इतनी खोखली हो चुकी है कि इस वक्त जो इनके साथ खान साहब कर रहे हैं उसमें खुशी भी बड़ी होती है कि पहले उनके नाम पे हमें कॉलें आती थी कि जी आप ये मुजाहरा कर रहे हैं, पीटीआई के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये एजेंसियों वाले इसी तरह कॉलें करते थे ना, तो हम तो कुछ भी नहीं करते थे। हम तो जो खान ने इनके साथ कर दिया है उसका तो हम 10% भी नहीं करते थे। तो वो तो अब तो नाम ले लेके इन्हें जलील कर। वही ना, आसिम साहब कह रहे थे कि एक तरफ से इमरान ने एक एग्जाम्पल सेट कर दी है कि भाई अगर हम लोग रेजिस्ट कर सकते हैं तो प्रोग्रेसिव्स भी रेजिस्ट कर सकते हैं, और इतने ज़्यादा लोगों को अपने साथ मिला सकते हैं। और किया, देखें 60-70s का जिस हम बात करते हैं, एक ब्रीफ अरसे के लिए किया। ख़ास तौर पे जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट थी, स्टूडेंट मूवमेंट, एनएसएफ वगैरह, बहुत बड़ी तंजीमें थी। हर यूनिवर्सिटी में, हर फैक्ट्री में तंजीमें मौजूद थी। पार्टी कोई नहीं थी ऊपर। फिर ये पीपल्स पार्टी में गए, कभी नैप में गए, कभी फिर एक टाइम आया नून में चले गए कुछ लोग, कुछ मतलब तितर बितर हो गए ना, क्योंकि कोई हमारी बड़ी ऊपर तंजीम मजदूर तबके की या मिडिल क्लास की, वो दानश्वरों की कोई तंजीम बनी ही नहीं। लेफ़्ट की कोई तंजीम बनी नहीं सारे अरसे। और जब तक हम उस सारी एनर्जी को किसी एक तंजीम के अंदर नहीं लेकर आते, वो एनर्जी जो है वो बिखरी रहेगी। वो है बहुत बड़ी एनर्जी, आपके सामने कितने लोग हैं, कितने मेहनत कश हैं पाकिस्तान में, तो बाय डेफिनेशन सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन वो यूनाइटेड नहीं है ना लेकिन वो तंजीम उस तरह की बनी नहीं जो ये सोचे कि किस तरह मुख्तलिफ परतों को हमने साथ लेकर आना है। और उसमें एक बात मैं आपको कर दूं कि जो लोगों को साथ लाने वाला मामला है उसमें आपको दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि
लोग जो हैं वो आपकी थ्योरी के मुताबिक नहीं आते। लोग पैदा इसलिए नहीं होते कि वो आपकी थ्योरी में फिट हों। लोगों की अपनी तारीख़ है, अपनी थ्योरी है, अपना कल्चर है, अपना मज़हब है, अपनी रसूमात हैं। आपको लोगों के साथ खड़ा होना होता है। ये पार्टी का काम है कि लोगों के साथ खड़ी हो, ना कि लोगों का फ़र्ज़ है कि वो एक छोटी सी पार्टी को ढूंढ के उसके साथ खड़े हो जाए। उसमें अगर आपको कोई तब्दीली लानी है अपने अंदर, अपनी सोच के अंदर, तो वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक अमल है जिसके अंदर आपको ना सिर्फ थ्योरी सिखानी है लोगों को, बल्कि अपनी थ्योरी को अपडेट भी करना है देख के कि लोग कहाँ खड़े हैं, समाज कहाँ खड़ा है। और ये चाइना का जो इनकलाब था, जो वियतनाम का इनकलाब था, जो एशिया के कई इनकलाबात आए हैं, उसके अंदर उन्होंने ना सिर्फ करोड़ों लोगों को मुनज़्ज़म किया है। ये बहुत बड़ी 20वीं सदी की बात है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसान इनकलाब लेकर आए, जो चाइना में हुआ, जो कोरिया में हुआ, जो वियतनाम में हुआ, क्यूबा में हुआ। तो वो क्यों कर पाए? वो भी उधर भी हर उस तरह की प्रॉब्लम थी जो हमारे यहाँ। चाइना तो हमसे भी बहुत पीछे था, तो हम क्यों नहीं कर पाए? उसकी एक वजह मेरे ख्याल में ये है कि हम अपनी थ्योरी को उस तरह डेवलप नहीं कर सके। उन्होंने थ्योरी को भी डेवलप किया अपने मारूजी हालात के मुताबिक। किसानों के ऊपर बहुत लिखा कि इनकी तहरीक को कैसे बनाना है, नेशनलिज्म पे बहुत लिखा और इस तरह की चीज़ों पे लिखा। सो आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने अंदर वो एक ओपननेस रखें जिसके ज़रिए हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। डिफरेंट तबके के लोगों को और डिफरेंट कल्चर के लोगों को इंक्लूड किया जाए, इंक्लूसिव होनी चाहिए। बड़ी पार्टी जो है वो तब तक नहीं बन सकती जब तक हर किस्म का बंदा आपके साथ ना हो। सर चाइना में देखें अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, नो डाउट कि चाइना बहुत ज़्यादा एक तरक्की की है चाइना ने इस टाइम पे, लेकिन वहाँ पे भी तो इश्यूज़ हैं। आप उस मॉडल को देखें, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, एक्सप्रेशन मीडिया इस तरह से आज़ाद नहीं है। तो फिर तो मेरे ख्याल से ये तो बेसिक जो इंसान की वो है, वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हैं वो। तो फिर तो चाइना वाला मामला थोड़ा सा गंभीर मामला है और उस पर कभी हम तफसील से ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन चाइना के अंदर पहले तो आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जहाँ से चाइना शुरू हुआ है ना 49 में, वो एक पाकिस्तान इंडिया दोनों से ज़्यादा गरीब मुल्क, दोनों से ज़्यादा डिवाइडेड मुल्क। वहाँ पे वॉरलॉर्ड्स थे। आप समझ लीजिए अफ़गानिस्तान के जो हालात थे वो चाइना के हालात थे। वॉरलॉर्ड्स मौजूद थे, जागीरदार मौजूद थे, फ़ौरन वहाँ पे इंटरेस्ट मौजूद थे, बंदे मारना, लोगों को टोटल कंट्रोल करना, ये सारा चाइना के अंदर 40s के अंदर हालात थे। वहाँ से आके आप ऐसा मुल्क बनाते हो जो कि इस वक्त दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बन रहा है। 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला गया इस सारे छोटे से अरसे में। 80 करोड़, ये बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। आपने हेल्थ केयर भी बनाया है, आपने एजुकेशन भी की है, तकरीबन 100% लिटरेसी उस जगह पे जहाँ 10% भी नहीं थी। उसके बाद आप वो पोजीशन में हैं दूसरे मुल्कों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। उसी के साथ साथ चाइना के अंदर बड़ी शदीद बहसें हुई हैं कि चाइना की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। कल्चरल रेवोल्यूशन के अंदर एक कल्चरल रेवोल्यूशन हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। अभी भी बहुत बहसें हो रही हैं चाइना के अंदर कि किस डायरेक्शन में उसको लेके जाना है। लेकिन उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें मुमकिन हुई, ये तरक्की मुमकिन हुई इस इनकलाबी जदोजहद की वजह से। 49 के बाद जो 49 से लेकर 74-77 तक मामला 76-77 तक मामला ये था कि आपके वहाँ पे बुनियाद रखी गई। ये माओ का दौर है, 75 में माओ फौत हुए हैं और वो टाइम पीरियड था जब बुनियाद रखी गई तालीमी इदारों की, हेल्थ की, बाकी चीज़ों की। उसके बाद इन्होंने इकॉनमी को ओपन किया और उसकी वजह ये थी कि उनके पास बिल्कुल भी फॉरेन रिजर्व्स नहीं थे और लोगों को गुर्बत से निकालने का तरीका नहीं था, क्योंकि आप दुनिया का हिस्सा हो, अमेरिका ने आपको घेरे में लिया हुआ है, आपके पास कोई कंपनीज नहीं है, आपके पास कोई एक्सपोर्ट नहीं है और लोगों को नौकरियां आपने कहाँ से देनी। तो रियासत के कंट्रोल के अंदर उन्होंने मार्केट को अलाउ किया, जिसको नाम देते हैं मार्केट सोशलिज्म, और बहुत कंट्रोल तरीके से सरमाए को आने दिया। सियासी ताकत उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के पास रखी, रियासत के पास रखी, और जो कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी जिसे कहते हैं, यानी इकोनॉमी की जो सबसे अहम आपकी परतें हैं, वो उन्होंने अभी भी रियासत के अंडर है। अच्छा, बैंकें भी रियासत के अंडर है और ज़मीन भी रियासत के अंडर है।
तो जो कैपिटल को उन्होंने आने दिया वो आने दिया ताकि उनके वहाँ पे मौके पैदा हों नौकरियों के और उनकी डेवलपमेंट के अंदर एक उसका रोल हो। और उसका नतीजा ये निकला, ये जो 80 करोड़ लोगों को लिफ्ट किया है पॉवर्टी से पिछले 40 साल में किया। अच्छा, इस सब के बाद उधर ज़ाहिर तजादात भी बने, मसाइल भी हैं, कोई चीज़ कभी भी परफेक्ट नहीं होती। देखें एक है 2,500-3 हज़ार साल की तारीख चीन की, ये कहना कि 70-75 साल बाद एक यूटोपिया बन जाए कि वहाँ हर कोई बस खुश है, फ्री है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ना सिर्फ ये इनकलाब मुश्किल हालात से लड़ के आए, बल्कि उसके बाद आप याद रखें कि फ़ौरन ही अमेरिका ने चीन का मुहासरा कर लिया, कोरिया पे हमला कर दिया, ताइवान में जाके बेसिस बना ली, ठीक है ना। चीन का आज भी मुहासरा हो, अभी फिलीपींस में उन्होंने 5-6 दिन पहले खोल दिया अपना एक मिलिट्री बेस। तो ये ऐसा एक आपने घेरे में लिया हुआ है, ताइवान में भी है, हर जगह घेरे में लिया हुआ है। और फिर आपके तो वहाँ पे वो क्यों पैरानॉइड है? पैरानॉइड इसलिए क्योंकि पहले उन्होंने 28 साल जंग लड़ी है कॉलोनियल पावर्स के ख़िलाफ़ और अंदरूनी वॉरलॉर्ड्स के ख़िलाफ़। उसके बाद अमेरिका ने उनका मुहासरा किया हुआ है जो आज बढ़ रहा है। कहाँ फ्री मार्केट वगैरह तो कुछ भी नहीं है, वो तो सारा अमेरिका ने कंट्रोल किया है। रशिया के साथ भी पहले फ्री मार्केट करते हैं, फिर उन पर पाबंदियाँ लगा दी। तो ये तो सारा लॉजिक है वॉर का। यही इन्होंने क्यूबा के साथ किया। क्यूबन एम्बेसडर से हमारी बड़ी दोस्ती है, तो वो अक्सर वो यही कहते हैं कि ये कहते हैं क्यूबा में डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप वो हमने नहीं की। डिक्टेटरशिप आपने हम पे नाफिज की है। आप इतना सा है क्यूबा, फ्लोरिडा से भी छोटा, अमेरिका की एक रियासत से भी छोटा है। वहाँ पे उन्होंने 700 से ज़्यादा दफ़ा फिडेल कास्ट्रो को मारने की कोशिश की, घेरे में लिया हुआ, उस पर पाबंदियाँ हैं पिछले 60 सालों से। पाबंदी किसी मुल्क पे लगाना जो ब्लॉकेड है वो एक्ट ऑफ वॉर है। तो सवाल यह है कि उसके बावजूद इतनी ज़्यादा आज़ादियाँ कैसे हैं क्यूबा में आज? मतलब क्यूबा आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूँ, अमरीकी भी जाते हैं, बाकी लोग भी दुनिया के आते हैं। तो गरीब मुल्क है, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, मेडिकल केयर फ्री है, दुनिया का बेस्ट मेडिकल केयर। इसमें से कोरोना जब हुआ तो पहली जो टीम आई इंटरनेशनल मिशन पे दुनिया में कहीं पे, वो क्यूबा की आई, जो इटली गई। जब इटली में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था मार्च अप्रैल 2020 में। पाकिस्तानी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यूबा से पढ़े हुए गए हैं। और वो उसकी बुनियाद ये है कि 2005 में जब अर्थक्वेक आया कश्मीर में, तो क्यूबन एम्बेसी भी इधर नहीं थी, लेकिन फिडेल ने अपनी निगरानी में 1000 डॉक्टर भेजे थे। यही एम्बेसडर, कभी आप उनका एम्बेसडर का भी कीजिएगा इंटरव्यू, वो बताते हैं कि मुझे कॉल आई रात 2 बजे कि कमांडांते आपसे मिलना चाह रहे हैं। कमांडांते उन्हें कहते थे, कमांडर फिडेल को। और ये मैं यंग ब्यूरोक्रेट था, मेरे लिए बड़ी बात थी कमांडांते। और उसने कहा सुबह आके 5 बजे मेरी मीटिंग हुई उनके दफ्तर में, और फिडेल ने अपने सामने पाकिस्तान का बड़ा सा मैप खोला हुआ था। ये भी क्यूबा का सदर है, और कश्मीर का उसके पास सारा मैप था। और उसने कहा कि तुम पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया है और हमारा मकसद है डॉक्टरों को पढ़ाना। उसका मकसद ये है कि आप लोगों ने इंसानियत की खिदमत करनी है, तो मैं आपकी सुपरविज़न में डॉक्टरों की टीम भेज रहा हूँ। इस इलाके में आप जाएंगे, इधर आप बेस लगाएंगे, इधर आप कैंप लगाएंगे, इधर से आप मेरे साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे। सारा कहते हैं उसने पूरी रात बैठ के कश्मीर के जो ज़लज़ले के मुतासरीन थे उनके लिए उसने पूरी प्लानिंग की थी, जो हमारे लीडर ने नहीं की होगी उस वक्त। तो ये एक इंसानियत की बात है कि उसके अंदर ये थी। अब वो क्यों अंदर से उन्होंने सख्तियाँ भी की हुई थी, क्योंकि घेरे में लिया हुआ था उन्हें। ना ले तो आप इलेक्शन करा लें, इलेक्शन में जीत जाता फिडेल। लेकिन आप रोज़ रोज़ एक हुकूमत को उसका तख्ता उल्टने की कोशिश करो, CIA उसके पीछे लगी हो, फिर आपको जी ये उस तरह आज़ादी में नहीं मानते। तो ये सारा उस प्रोपेगेंडा है। कोरिया के साथ इन्होंने क्या किया? कोरिया की बात करते हैं कि जी कोरिया के अंदर वो नहीं है, जमहूरियत नहीं है। और ज़ाहिर है कोरिया में मैं भी नहीं रहना चाहूँगा, नॉर्थ कोरिया में, ठीक है। लेकिन उनके साथ किया क्या है? वो तो जीत रहे थे जंग, जो उनकी खाना जंगी हुई थी। नॉर्थ कोरिया तो था नहीं, तो एक कोरिया बन रहा था, उसमें इलेक्शंस की बात होनी थी। इन्होंने बमबारी कर करके उनको वापस भेजा, और प्योंगयांग के अंदर इन्होंने नैपॉम बॉम्ब्स गिराए। 40 लाख लोग उस जंग में मरे। ये अमेरिका ने सब कुछ किया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। 40 लाख बंदा मर जाए, आप सोच सकते हैं 40 लाख कितना बड़े, यानी हर फैमिली
का कोई ना कोई बंदा मरा है, फिर आपका सोसाइटी थोड़ी सी अजीब सी है। भाई आपने अजीब किया और आपका एक बंदे को का भी एहतसाब नहीं हो। सो आई थिंक वो बातें बड़ी ज़रूरी हैं कि लेफ़्ट पे ये इल्ज़ाम है कि ह्यूमन राइट्स वाला जहाँ जहाँ जमहूरियत के ज़रिए आई है लेफ़्ट लेफ़्ट पावर में, वहाँ पे CIA ने उनको ओवरथ्रो करने की कोशिश की है। चिले में किया 73 में, ह्यूगो चावेज़ के साथ किया 2002 में, उसके बाद फिर से कोशिश की 2012 में, अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं वेनेजुएला में उसको हटाने की। लूला डी सिल्वा को उन्होंने हटा दिया, जेल में कर दिया, वो जीत के वापस आया है। तो जमहूरियत, इंसानी हकूक़, इसके लिए जो जद्दोजहद की है, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे बाकी जगहों पे, उसमें लेफ़्ट 20वीं सदी में बहुत आगे रहा है। CIA का रिकॉर्ड उठा के देख लें, मुजाहिदीन से लेकर जहाँ जहाँ जिसने किसी भी प्रोग्रेसिव चीज़ के ख़िलाफ़ काम किया है, वो उसके पीछे आपको CIA मिलेगी। तो इराक देख लें आप सब, इराक है, अफ़गानिस्तान है, लिबिया है, यमन है, जहाँ पे भी उनका है, ये पूरा प्लानिंग ही ये रही है। सो माई फीलिंग इज़ कि हमें अपनी तारीख़ को, अपनी रवायत को डिफेंड करना चाहिए, और उसमें ज़ाहिर है खामियां हैं, उसके ऊपर तनकीद होनी चाहिए, लेकिन कभी भी CIA के प्रोपेगेंडा को हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सर आप यहाँ पे टीचिंग कर रहे थे, तो ये वैसे ही एक मासूमाना सा सवाल है कि आपको क्यों, मतलब आप अभी यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे पाकिस्तान में, तो क्या वजह है उसकी? आपको पता ही है, मुझे पढ़ाने नहीं दिया गया। गवर्नमेंट कॉलेज में भी मसले डाले, पंजाब यूनिवर्सिटी से निकाला गया, फिर FC कॉलेज से, और उसकी बुनियादी वजह, हालांकि मेरा रिकॉर्ड आप उठा के देख लें तो मेरे पास मौजूद है, सोशल मीडिया पे भी शेयर हुआ था कि वहाँ पे डिपार्टमेंट के पॉपुलर टीचर्स, कुछ जगहों पे सबसे पॉपुलर टीचर्स में था, रिव्यूज़ अच्छे थे, सिर्फ बात ये था कि आप पब्लिक में क्यों बात करते हो ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ में, बस। अब ये मेरा एज ए सिटीज़न राइट है, मैं क्यों ना बात करूं। एक दफ़ा उन्होंने PTM के ऊपर किया कि जी PTM, मंजूर पश्तीन वगैरह जब आए थे इधर, तो हमने उनकी हमायत की थी, हमने कहा था आप उनकी बात सुने। अब तो सब कह रहे हैं कि जी शेख मुजीब की बात भी सुननी चाहिए। शेख मुजीब को भी वापस हमें उसकी बात सुननी चाहिए कि क्या हुआ था, क्यों मुल्क टूटा था, आपने ज़्यादतियाँ की थी इसलिए टूटा था। तो हम यही बात करते थे कि ज़्यादतियाँ करोगे तो लोग क्यों रहेंगे, कैसे लोग पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे जब आप उनके घरों में लाशें भेज रहे हैं। तो ये भी तो आपको कहा जाता है कि आप BLA के जो लोग BLA में हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं आप। BLA वाला तो मुझे कोई नहीं मिला, जो बच्चे मेरे बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी में बच्चा कोई जो है वो उसको हाँ उसको उठा के ले जाए, ठीक है। तो क्यों प्रोफेसर क्यों ना बोले, और बाद में आप 6 महीने बाद उसको छोड़ दो को सब वो BLA में नहीं था, उस 6 महीने का हिसाब कौन देगा, उसका जो ज़िंदगी भर का डैमेज हो गया उसका हिसाब कौन देगा। BLA को तो मैं हमेशा लिखा है कि वो तो दहशतगर्द तंजीम है। BLA इंटरनेशनल उसके हाथ में खेल रही है। मैं तो किसी नौजवान को नहीं चाहूँगा कि कहीं पे भी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे हथियार उठाए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अगर अच्छे नीयत से भी जाते हैं तो उनकी तो ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं, उनकी फैमिली की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। कौन पीछे इस्तेमाल कर रहा है क्या पता। मगर अगर आपने अलहदगी पसंद सेंटिमेंट को हराना है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग को हकूक़ दो। बंगाल की भी सेपरेशन के मैं हक में नहीं हूँ, बंगाल जो अलग हुआ, लेकिन अभी मैं कह सकता हूँ किसी बंगाली को कि आपने गलत किया नहीं। आप 24 साल उनको पहले लूटमार करते हो, उसके बाद उनके ऊपर ऐसा वो इलेक्शन में अपना हक इस्तेमाल करते हैं, आप एक भयानक मिलिट्री ऑपरेशन करते हो, रेप करते हो, आप लोगों को उठा के उनके दानिश्वरों को मार के आप कब्रों में, इज्तिमाई कब्रों में फेंक देते हो, वॉर क्राइम्स आप कमिट करते हो। उसके बाद अब कोई हमें से जाकर यार आप अगर पाकिस्तान का हिस्सा फिर से बन जाए तो अच्छा नहीं, क्यों भाई। ये हम बात अभी भी करते हैं कि यार अगर आपने मुल्क को जोड़े रखना है तो आपको लोगों को उनके हकूक़ देने पड़ेंगे। लाहौर में लोग खुश नहीं हैं रियासत से, लाहौर वाले सारी गालियां दे रहे हैं। तख्ते लाहौर जो सेंटर है, आप किसी से सर्वे करा लें, कोई है कहेगा कि यार रियासत हमारी है, बड़ी अच्छी रियासत नहीं। तो वहाँ पे तुरबत में बैठा हुआ लड़का क्यों कहेगा, उधर फाटा में बैठा हुआ लड़का क्यों कहेगा। तो आप ग्रीवेंसेस जो हैं वो जेन्युइन है, उनको आप इंगेज करें। आप इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। सर सिंगल नेशनल करिकुलम तो जोड़ देगा ना, आप देखें ना, सारे सूबों को जोड़ देगा। वो इस तरह का मजाक है, वो तो अगर इस तरह से जुड़ जाता तो वो तो कब से हम अब तक जुड़ चुके होते। कई दफ़ा आप नज़रिए की बुनियाद पे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, नज़रिए की बुनियाद पे लोग नहीं जुड़ते।
जुड़ेंगे तो जब उनको कॉन्क्रीट आप कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करोगे। कॉन्क्रीट से मुराद उनको पता चलेगा कि जी हमें ये फ़वाइद मिल रहे हैं रियासत से। जब रियासत से लोग को सिर्फ फ़वाइद ना भी मिल रहे हो ना, सिर्फ इतना पता हो कि हमारे साथ सिंसियर है, लोग कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वियतनाम की मिसाल ले लें, अमेरिका ने 12-13 साल बमबारी की वियतनाम पे। एंड में वियतनामी इतना लड़े अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपनी पार्टी के लिए, कि पहले से अमेरिका को मार के भी भगा दिया और पहले से ज़्यादा यूनाइटेड हो गया वियतनाम। तरक्की भी की और वो बमबारी भी उन्हें नहीं तोड़ सकी। यानी उनकी रियासत तो कुछ नहीं दे रही थी आवाम को, खुद क्राइसिस तो बम कहते हमारे साथ खड़े हो गए तो तुम्हें सिर्फ लाशें मिलेंगी, कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। लोगों ने दी और लोगों ने मार के भगाया अमेरिका को। तो अगर लोगों के अंदर ये पता हो, लोगों को सिर्फ इतना पता था कि हो ची मिन्ह उनका लीडर, ये बंदा सिंसियर है हमारे साथ, इसकी तंजीम वियतकॉन्ग ये सिंसियर है हमारे साथ, कुछ नहीं देता, ना खाना देता है, ना पानी देता है, कुछ भी नहीं देता। इसने जो कहा हुआ है ना कि मैं ज़मीनों की हम तकसीम करेंगे, वसाइल की तकसीम करेंगे, वियतनाम की आज़ादी पे कोई वो नहीं होगा, जागीरदारी हम ख़त्म करेंगे, सरमायादारी ख़त्म करेंगे, आम आदमी को हम तालीम देंगे, सब कुछ वो होगा, सेहत देंगे, रोज़गार देंगे जब हम जीतेंगे। यानी अभी कुछ भी नहीं दे रहा, तो लोग इस पे भी लोग लड़े। करंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में से आप कौन सी समझते हैं कि जो अभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कौन सी आपके समझते हैं कि बेहतर है? बेहतर नहीं, मैं तो कहता हूँ एक ही पार्टी है, ये अमीरों की पार्टी है। 3 हो जाएं, 5 हो जाएं, 10 हो जाएं, इसलिए मैं इस पे टाइम नहीं ज़ाया करता। ये पिछले वाले इमरान खान साहब कहते थे कि जी PDM यानी नून लीग की वजह से सारा गंद है, ये महंगाई। अब ये वाले कहते हैं इमरान खान की वजह से, इमरान खान वापस आएंगे तो कहेंगे कि इस साल में जो पिछले साल हुआ था उसकी वजह से। ये पीछे 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 जाते रहेंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये पूरे निज़ाम का मसला बन चुका है। इसको सर्जरी की ज़रूरत है। इसके अंदर जब तक आप इकनॉमिक, ये जो हम मरात वाली बात करें, इकनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें, ये नहीं होगा तब तक फ़र्क नहीं पड़ता ना। परवेज़ इलाही वो उस पार्टी में हो या इस पार्टी में हो, वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के, इधर अब वो सदर आ गए हैं PTI के। शाह महमूद उसके भी फॉरेन मिनिस्टर थे, इनके भी फॉरेन मिनिस्टर थे। शौकत तरीन पीपल्स पार्टी के भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो PTI बंदे वही हैं। हाँ, तो वो देखिए ना, पार्टी वो एक ही है। हाँ, वो एक ही, और वो स्विच हो ना, इंसान स्विच करे। यानी कोई शख्स जो है एक मज़हब छोड़ के दूसरे मज़हब में आ जाए, ये होता है स्विच। कि आपने बहुत बड़ा कोई फैसला किया रूहानी कि मैंने छोड़ दिया, वो सोच छोड़ दी। ये तो स्विच इस तरह है कि यार मैं वही सोच लेके उधर जा रहा हूँ क्योंकि इस वक्त हवा उस तरफ है। ये कोई स्विच नहीं है, ये कोई चेंज नहीं, ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। मैं मान सकता हूँ कि कोई बंदा बाकी कहे कि यार वो गलत था, ये सही है। वो कहता है ये भी सही था, ये भी सही था, क्योंकि उस वक्त वो थे पावर में, इस तरह ये पावर में। जो फवाद चौधरी का फ़लसफ़ा है, वो इस वक्त ओवरऑल फ़लसफ़ा है हमारे सियासतदानों का, तो उसमें कोई। सर अभी भी ये अब जो ये कह रहे हैं कि भाई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहते हैं अब हमारा साथ छोड़ दिया है, अभी PDM के पीछे है, तो ये भी तो अब जो चीज़ हो फिर ये इस्टेब्लिशमेंट के उसमें आ जाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ ये किया। हमारा इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, जिसने सियासत को यहाँ पर डिस्टॉर्ट किया, ख़राब किया। इस्टेब्लिशमेंट ने, उसका काम ये रहा है कि उसने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, पार्टियाँ बनाई हैं, पार्टियाँ ख़त्म की हैं, उन्हीं पार्टियों को बनाया है जिनको बाद में ख़त्म भी किया है। तालिबान भी बनाए, फिर अपनी गले काटे, भुट्टो साहब को आगे किया, फिर उसके बाद उनको फांसी चढ़ाई, नवाज शरीफ को आगे किया, फिर उनको निकाला, इमरान खान को आगे किया, पूरा प्रोजेक्ट इमरान खान बनाया पिछले 10-12 साल, अब उनके गले पड़े में। मतलब इनकी जो प्लानिंग है बड़ी शॉर्ट टर्म है। ये सोचते हैं कि अभी एक प्रॉब्लम चल रहा है, इसका हल कैसे निकालना है। ये नहीं सोचते कि यार अगले 10 साल, 20 साल, 25 साल में पाकिस्तान ने किस तरफ जाना है। तो उसकी वजह से हमारा सारा सियासी कल्चर जो है वो गल सड़ गया है। इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से निकाले बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। ना माशी तरक्की हो सकती है, ना समाज के अंदर बेहतरी आ सकती है, ना हमारे हमसायों से ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, ना पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा सकता है। ये मुसलसल जो हमें चूरन बेचते रहे हैं, कभी कौमी सलामती का, कभी हुब्बुल वतनी का, कभी इस्लाम का, इस सब के पीछे
DHA था, इस सब के पीछे बहरिया टाउन था, इस सब के पीछे इनकी फ़ौजी फर्टिलाइज़र था, इस सब के पीछे आपका फ़ौजी कॉर्नफ्लेक्स थे। ये सब, इस सब के चक्कर में इन्होंने ये हमें गोली दी थी। तो ये एक बेवकूफ़ बनाया गया अवाम को। और अगर इस अभी शऊर हमें ये नहीं आएगा कि यार ये सब ख़त्म होना चाहिए, फ़ौज की हमें ज़रूरत है सरहदों पे। ना वो बलोचों से डील कर सकते हैं, ना वो पश्तूनों से डील कर सकते हैं, ना वो गाय भैंसे पाल सकते हैं, मैरिज हॉल चला सकते हैं, हाउसिंग सोसाइटियाँ चला सकते हैं, ना वो सियासी पार्टियाँ बना सकते हैं, ना वो प्रॉक्सी बना सकते हैं जिहादी, ना एंटी जिहादी, ना वो अमेरिका से डील कर सकते हैं, ना वो चीन से डील कर सकते हैं, ना वो इंडिया के बारे में पॉलिसी बना सकते हैं। ये सब काम जो हैं ये सियासी पार्टियों को, दानिश्वरों को, सिविल सोसाइटी को ये मिल के करने वाली बात है, अवाम का जो मफाद है उसको सामने रख के, इंसानी हकूक़ को सामने रख के, हमारा जो ऑब्लिगेशंस हैं मॉरल एथिकल उनको सामने रख के, किसी एक डिपार्टमेंट को ये ताकत दे देना कि उन्होंने ये सारे फैसले करने हैं, ये मेरे ख्याल खुदकुशी करने के मुतरादिफ है, क्योंकि वो अपना सोचेंगे, वो ओवरऑल मफाद सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उस तरह से वो बिल्ड ही नहीं। सर अभी रिसेंटली कौन से ऐसे लीडर हैं जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया वर्ल्ड में? एक तो मैंने आपको बताया लूला डी सिल्वा हैं, पेरू के लीडर मुझे पसंद हैं, अपना आम आदमी पार्टी में कोई नज़रियाती तौर पे आम आदमी पार्टी का ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल उनका एक काफ़ी काम है। इसी तरह नेपाल के अंदर लीडरशिप है, वहाँ पे प्रचंडा एक किसानों के बहुत बड़े लीडर हैं, एक ओली एक हैं, वो भी वज़ीर आज़म भी रहे हैं किसानों की तहरीक में से उठ के, तो वो बड़े लीडर्स हैं। इंटरनेशनल लेवल पे मैं यानिस वारूफाकस एक बहुत ज़बरदस्त फाइनेंस मिनिस्टर थे ग्रीस के, जो अब दुनिया भर में काम कर रहे हैं मुतबादिल इकोनॉमिक प्लानिंग पे, और उनकी वो मुझे पसंद इसलिए हैं क्योंकि वो एक मुतबादिल देते हैं कि किस तरह से जो इस वक्त सरमायादारी भी कहते हैं ख़त्म हो गई है, अब ये वापस जागीरदारी की तरफ चला गया है, जिसमें चंद एक लोगों की ऐसी इजारादारी है कंपनियों की कि उन्होंने टोटल कंट्रोल कर लिया है मार्केट को। जैसे अमेज़ॉन के ऊपर वो बहुत लिखते हैं कि अमेज़ॉन जो है वो अब मार्केट प्लेस भी है, प्रोडक्शन प्लेस भी है, यानी उसने सारी चीज़ों की इजारादारी अपने अंदर कायम कर ली। तो वो जो इस किस्म की मोनोपोलीज जो हैं ये तारीख़ में पहले नहीं थी, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसी नौकरियां करने पे मजबूर हैं जिनमें उनका कोई ना उनका दिल लगता है, ना उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, और ये दुनिया भर में एक प्रॉब्लम आ रहा है। और थोड़े से लोग हैं जो कोरोना के दौरान भी आप देखें रिकॉर्ड मुनाफे बने कंपनियों के, रिकॉर्ड प्रॉफिट्स था। वो टाइम जिसमें लोग कह रहे थे कि हम तबाह हो गए, हमारे माशी ख़ानदान तबाह, हमारी ख़ानदान तबाह हो गए, हमारी मईशत तबाह हो गई, सब कुछ, उस दौरान नए बिलियनियर्स बने वो सारे। तो उनके तो वो ये कहते हैं कि जब तक आप इनको बैंक्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ को उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, जब तक आप कोई ऐसा माशी प्लान नहीं देंगे जो ना सिर्फ मईशत के लिए बल्कि ये जो इस वक्त माहौलियाती तबाही आ रही है दुनिया भर में उसके हवाले से भी कोई एक जामिया प्लान देगा, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हम ऐसी एक दुनिया में चले जाएंगे जहाँ पे चंद लोगों के पास बहुत ज़्यादा दौलत होगी और बाकी सारे उस दौलत से बाहर होंगे, और वो ऐसी जगहों पे रह रहे होंगे जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा, जहाँ पे लोग छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ेंगे, किसी का फ़िरका क्या है, किसी की ज़ुबान क्या है, कोई किसी की कौम क्या है, इस पे लड़ाइयाँ हो रही होंगी। और इसको वो कहते हैं सरप्लस पॉपुलेशन, ज़ायद आबादी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी सिस्टम को। तो उस सारी आबादी के साथ जो रिश्ता होगा रियासत का दुनिया भर में, वो सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस का होगा या मिलिट्री का होगा कि किसी तरह इनको चुप करा के रखना है, किसी तरह खामोश करा के रखना है, डंडे के ज़ोर पे रखना है। यानी एक बहुत बड़ी जो आबादी का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो पैदावारी निज़ाम से बिल्कुल निकल जाएगा, तो वो तारीख़ के दायरे से निकल जाएगा, उसका तारीख़ में रोल ही फिर ये रह जाएगा कि वो बैकग्राउंड में चला जाएगा, उसको सिर्फ कंट्रोल करना है, चुप करना है। तो अथॉरिटेरियनिज़म जो है, फैशिज़म जो है, वो अब कोई सिर्फ
ख्वाहिश की बुनियाद पे, नज़रिए की बुनियाद पे नहीं होगी, वो एक रुझान बन जाएगा इस सिस्टम का कि अगर आपने इतने ज़्यादा नौजवानों को कंट्रोल करना है तो मार धाड़ के बगैर कंट्रोल नहीं हो सकता। और वो नौजवान कहेंगे हमें रोज़गार दो, आपके पास कुछ देने को नहीं होगा, क्योंकि आपने सारा पैसा जो है वो ऐसे अनप्रोडक्टिव चीज़ों पे लगा दिया है जिसके अंदर नौकरियां नहीं मिल रही लोगों को। सर वन लाइनर होगा कि आप नौजवानों को, आज के नौजवानों को क्या एडवाइस करेंगे? ये करूँगा कि अपना गिव अप ना करें, क्योंकि इस वक्त बहुत मायूसी है। हमारी जो बुनियादी लड़ाई है वो किसी तबके से भी ज़्यादा लड़ाई मैं समझता हूँ जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट है वो मायूसी से लड़ाई है। लोग मायूस हो रहे हैं क्योंकि हालात मायूस कन हैं, लोग भागना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि लोगों को गिव अप नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर भी गिव अप नहीं करना चाहिए, समाज पे गिव अप नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर गिव अप नहीं करना चाहिए। इससे भी ज़्यादा बुरे टाइम आए हैं मुल्कों पे, ये बहुत बुरे हालात हैं, मगर ये यूनिक नहीं है हिस्ट्री के अंदर कहत भी आए हैं, लाखों लोग मरे हैं, जंगें हुई हैं, खाना जंगियाँ हुई हैं जिसमें अगेन हज़ारों लाखों लोग मरे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं माशरों के अंदर ये शऊर आ जाता है कि उस सब में से हमने कैसे निकलना है और पहले से बेहतर एक माशरा बनाना है, पहले से बेहतर हमने एक समाज बनाना है, एक मईशत बेहतर बनानी है, सियासी सिस्टम बेहतर बनाना है। और इस अमल को लीड जो करते हैं किसी भी माशरे के अंदर वो उस माशरे की यूथ है। ये तारीख़ में हमेशा ऐसे हुआ, क्योंकि यूथ के पास नए आइडियाज़ होते हैं, यूथ के पास एक एनर्जी होती है, एक वलवला होता है, उनके अंदर एक ईमानदारी होती है, क्योंकि अभी उस तरह की जिम्मेदारियां नहीं आई होती जो बुज़ुर्गों के ऊपर होती हैं। तो ऐसे लोगों को, यूथ को मैं ख़ुद वो हिम्मत रखनी चाहिए। पूरा माशरा इस तरफ उसका रुझान ये है कि लोगों को मायूस करें, नौजवानों से सोचने की सलाहियत छीन लें, सवाल करने की सलाहियत छीन लें, ख्वाब देखने की सलाहियत छीन लें। और नौजवानों के अंदर नौजवानों के लिए जो बड़ा सवाल है वो यही है कि जो उनके अंदर इस वक्त तड़प है, गुस्सा है, वो उसको उम्मीद के अंदर कैसे तब्दील कर सकते, चैनलाइज कैसे करें। बिल्कुल नहीं होगा तो कुछ लोग जो हैं ज़्यादातर वो फट पड़ेंगे, कोई मंशात की तरफ चला जाएगा, कुछ लोग जो हैं जो अक्सर वो भाग जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे नौजवान भी होने चाहिए जो नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश करें, शऊरी जदोजहद की तरफ आएँ, आवाम से जुड़ें, आवाम को एक मुतबादिल नज़रिया दें, पैगाम दें, बहस का हिस्सा बनें और नाउमीदी से दूर रहें। थैंक यू, इट वॉज ग्रेट हैविंग कन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू।